1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी, जो साइंस की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत बनी। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा विचार था जिसने इंसानी सोच का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। इस किताब का सबसे बड़ा योगदान थियरी ऑफ इवोल्यूशन, विकास का सिद्धांत है, जो बताता है कि जिंदा प्राणी, लिविंग बीइंग्स एक प्रोसेस, नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन के जरिए टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं। डार्विन ने सबसे पहले ये थियरी प्रपोज की कि किसी भी स्पीसीज, किसी भी प्रजाति के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट एडेप्ट होते हैं, वही सरवाइव करते हैं और अपनी अगली जनरेशन तक, अपनी अगली पीढ़ी तक ये क्वालिटीज, ये गुण भेजते हैं। इसको हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहते हैं। डार्विन की ये थियरी साइंस और रिलीजन दोनों के बीच एक नई डिबेट का कारण बनी। पहले लोग मानते थे कि हर स्पीसीज को भगवान ने, गॉड ने वैसे ही बनाया है जैसा वो आज दिखता है। लेकिन डार्विन ने दिखाया कि ये सब एक स्लो और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया का रिजल्ट है, जिसमें लाखों सालों तक छोटी छोटी चेंजेस होती रहती हैं। ये किताब रिलीजन को रीडिफाइन करती है, क्योंकि इसने क्रिएशनिज्म, सृष्टि निर्माण का जो धार्मिक विश्वास था, उसको चैलेंज किया। पहले लोग मानते थे कि हर जीव एक डिवाइन पावर, एक ईश्वरीय शक्ति ने एक ही बार में क्रिएट किया। लेकिन डार्विन ने बताया कि लाइफ एक ग्रेजुअल, एक धीमे और कॉम्प्लेक्स, धीमे और जटिल प्रोसेस के थ्रू डेवलप होती है। आइए इस बुक को पेज बाय पेज समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे हैं सिलेबस विद रोहित। जब मैं HMS बीगल शिप में एक नेचुरलिस्ट, एक प्राकृतिक वैज्ञानिक के रूप में था, तब मैंने साउथ अमेरिका के जीव जंतु के डिस्ट्रीब्यूशन और पुराने और नए जीवों के बीच जियोलॉजिकल, भूवैज्ञानिक संबंध देखे। ये सब देखकर मुझे लगा कि शायद ये स्पीसीज के ओरिजिन को समझने में मदद कर सकता है। ये एक बड़ी मिस्ट्री थी, एक बड़ा रहस्य, जिसे एक महान सोचने वाले व्यक्ति ने भी मिस्ट्री ऑफ मिस्ट्रीज, रहस्यों का रहस्य कहा है। घर लौटने के बाद 1837 में मुझे ये सोच आई कि अगर मैं ध्यान से अलग अलग तरह के फैक्ट्स इकट्ठा करूं और उन पर विचार करूं, तो शायद इस सवाल का जवाब मिल सकता है। 5 साल तक काम करने के बाद मैंने इस विषय पर अपनी सोच को लिखना शुरू किया। 1844 में मैंने इन थॉट्स को एक शॉर्ट स्केच, एक संक्षिप्त रूपरेखा में एक्सपेंड किया, जो मुझे उस समय लॉजिकल, तर्कसंगत लगा। तब से लेकर आज तक मैं इसी टॉपिक पर काम करता रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे ये पर्सनल डिटेल्स देने के लिए माफ करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि मैंने किसी भी कंक्लूजन पर जल्दी में नहीं पहुंच पाया। अब मेरा काम लगभग कंप्लीट है, लेकिन इसे पूरा होने में अभी 2-3 साल और लगेंगे। साथ ही मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे ये एब्स्ट्रैक्ट, ये संक्षिप्त विवरण पब्लिश करने के लिए कहा गया। एक और रीज़न ये है कि मिस्टर वायलेस, जो भी माले आर्किपेलागो, मलय द्वीप समूह में नेचुरल हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने भी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पर मेरे जैसे ही कंक्लूजन्स दिए हैं। पिछले साल उन्होंने मुझे इस टॉपिक पर एक मेमोयर, एक शोध पत्र भेजा था और कहा था कि मैं इसे सर चार्ल्स लायल को फॉरवर्ड करूं। सर लायल ने इसे लिनियन सोसाइटी में भेज दिया, जहां यह सोसाइटी के जर्नल के वॉल्यूम 3 में पब्लिश हुआ। सर सी लायल और डॉक्टर हुकर, जो मेरे काम के बारे में पहले से जानते थे, उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि मैं अपने कुछ लिखे गए पार्ट्स भी मिस्टर वॉलिस के मेमोयर के साथ पब्लिश करूं। मुझे पता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट पूरा नहीं है, ये संक्षिप्त विवरण पूरा नहीं है। मैं यहाँ हर एक स्टेटमेंट, हर एक कथन के लिए रेफरेंसेस नहीं दे सकता, इसलिए रीडर्स को, पाठकों को मेरी ऑनेस्टी पर थोड़ा विश्वास करना होगा। हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स हों, लेकिन मैंने हमेशा रिलायबल सोर्सेस पर ही भरोसा किया है। मैं सिर्फ अपने जनरल कंक्लूजन्स दे सकता हूँ, जिन्हें मैं आगे और डिटेल में पब्लिश करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मेरे दिए गए कंक्लूजन्स पर आर्गुमेंट्स हो सकती हैं, बहस हो सकती है, और कई बार ऐसे फैक्ट्स मिल सकते हैं जो बिल्कुल अपोजिट कंक्लूजन्स देते हैं, विपरीत। सच्चाई तभी समझ आएगी जब हर
तरफ के फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स को बैलेंस करके देखा जाए। ये काम इस बुक में पूरा नहीं हो सकता, लेकिन फ्यूचर में मैं ये कोशिश करूँगा। मुझे अफसोस है कि यहाँ स्पेस की कमी की वजह से मैं उन सभी नेचुरलिस्ट्स का नाम नहीं लिख सकता जिन्होंने मुझे मदद की, लेकिन एक व्यक्ति जिनका मैं विशेष धन्यवाद आभार करना चाहता हूँ वो है डॉक्टर हुकर। पिछले 15 साल से उन्होंने मुझे अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान और जजमेंट से हर तरह से मदद की है। जब हम स्पीसीज के ओरिजिन के बारे में सोचते हैं तो एक नेचुरलिस्ट लॉजिकली ये मान सकता है कि स्पीसीज को अलग अलग क्रिएट नहीं किया गया, बल्कि ये एक दूसरे से इवॉल्व, एक दूसरे से विकसित हुई हैं, जैसे वैरायटीज होती हैं। लेकिन ये कंक्लूजन तब तक सेटिस्फाइंग नहीं होगा जब तक ये समझ ना आए कि दुनिया की अनेक स्पीसीज कैसे मॉडिफाई हुई हैं, ताकि उनका स्ट्रक्चर, उनका संरचना और कोएडेप्टेशन, अनुकूलन इतना परफेक्ट, इतना सटीक हो सके जो हम सबको सरप्राइज करता है। नेचुरलिस्ट्स अक्सर कहते हैं कि एक्सटर्नल कंडीशंस, बाहरी परिस्थितियां जैसे क्लाइमेट यानी जलवायु, फूड इटीसी ही वेरिएशन यानी परिवर्तन का मेन रीजन है, मुख्य कारण। ये एक लिमिटेड सेंस में सही हो सकता है, एक सीमित दृष्टि में, लेकिन ये गलत सोच है कि सिर्फ एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से वुडपेकर, कठफोड़वा का स्ट्रक्चर ऐसा बन गया जिसमें उसके फीट, उसके पैर, उसकी पूंछ, टेल, बीक, चोंच और टंग, जीभ, इंसेक्ट्स यानी कीड़े को पकड़कर बार्क यानी छाल के नीचे से पकड़ने के लिए परफेक्टली सूटेड हो गई। उसी तरह मिसल्टो यानी बादल बेल, जो कुछ स्पेशल ट्रीज से अपना नरिशमेंट लेती है, जिसमें उसके सीड सिर्फ कुछ स्पेसिफिक बर्ड्स द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं, और जिसमें फ्लावर्स अलग अलग सेक्सेस के होते हैं जो सिर्फ कुछ स्पेशल इंसेक्ट्स के माध्यम से एक दूसरे से पॉलन एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सब सिर्फ एक्सटर्नल कंडीशंस या हैबिट की वजह से नहीं हो सकता। ये मानना गलत होगा कि सिर्फ इन्वायरमेंट या प्लांट ही अपनी इच्छाओं से ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए। वेस्टेजेस ऑफ क्रिएशन के ऑथर शायद ये कहेंगे कि कई जनरेशंस के बाद किसी बर्ड ने एक वुडपेकर को जन्म दिया और किसी प्लांट ने मिसल्टो को, और ये सब वैसे ही परफेक्ट बने जैसे आज हमें दिखते हैं। लेकिन मुझे ये अजम्पशन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लगता, क्योंकि ये बताता ही नहीं कि ऑर्गेनिक बीइंग्स एक दूसरे से और अपने फिजिकल कंडीशन से कैसे एडजस्ट होते हैं। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मॉडिफिकेशन और कोएडेप्टेशन किस तरह से होता है। जब मैंने अपनी ऑब्जर्वेशंस शुरू की तब मुझे ये समझ आया कि अगर हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स यानी पालतू जानवर और कल्टिवेटेड प्लांट्स यानी खेती के पौधे को ध्यान से स्टडी करें तो शायद ये डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम का सलूशन मिल सकता है। और मुझे ये सोच गलत नहीं लगी, क्योंकि हर ऐसे कॉम्प्लेक्स केस में मुझे यही सबसे बेस्ट और सेफेस्ट क्लू मिला है, सबसे सुरक्षित। मैं कह सकता हूँ कि ये स्टडीज़ बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत मूल्यवान, लेकिन अक्सर नेचुरलिस्ट्स जो प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने पहले चैप्टर को वेरिएशन अंडर डोमेस्टिकेशन पर फोकस करूंगा, पालतू प्रजातियों में बदलाव। इससे हम देखेंगे कि हेरिडेटरी मॉडिफिकेशन, आनुवंशिक परिवर्तन पॉसिबल है, और ये भी समझेंगे कि इंसान किस तरह से सिलेक्शन, किस तरह से चयन के जरिए छोटी छोटी चेंजेस को इकट्ठा कर सकता है। इसके बाद मैं स्पीसीज की वेरिएबिलिटी के नेचर में डिस्कस करूंगा, लेकिन मुझे ये टॉपिक शॉर्ट में लेना पड़ेगा क्योंकि इस पर डिटेल में लिखने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से फैक्टर्स वेरिएशन यानी परिवर्तन के लिए ज़्यादा फेवरेबल, ज़्यादा अनुकूल होते हैं। उसके अगले चैप्टर में मैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बारे में लिखूंगा, जो दुनिया के सभी ऑर्गेनिक बीइंग्स के बीच होती है। ये एक माल्थस की थियरी है जो एनिमल और प्लांट्स पर लागू होती है। हर स्पीसीज में ज़्यादा जन्म होते हैं जितने सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए एक कांस्टेंट स्ट्रगल होती है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म थोड़ा भी ऐसे गुण डेवलप करे जो उसके सर्वाइवल में हेल्प करे तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रोसेस को मैं नेचुरल सिलेक्शन कहता हूँ, प्राकृतिक चयन। जो भी नए और यूजफुल चेंजेस आते हैं वो इनहेरिटेंस
वंशानुक्रम के जरिए अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी तक जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन के इस बेसिक टॉपिक को मैं चैप्टर 4 में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसे हम देखेंगे कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन कमज़ोर या लेस इम्प्रूव्ड स्पीसीज, कम विकसित प्रजातियों को एक्सटिंक्ट करता है, और कैसे डाइवर्जेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं वेरिएशन और कोरिलेशन ऑफ ग्रोथ, परिवर्तन और विकास का संबंध के कॉम्प्लेक्स, इनके जटिल रूल्स पर बात करूंगा। अगले 4 चैप्टर्स में मैं थियोरी के कुछ बड़े डिफ़िकल्टीज पर बात करूंगा। ट्रांजिशंस, परिवर्तन के चरण, कैसे एक सिंपल ऑर्गेनिज्म, एक सरल जीव या एक सिंपल ऑर्गन, एक साधारण अंग ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स, धीरे धीरे जटिल और परफेक्ट होता है। इंस्टिंक्ट, एनिमल्स की मेंटल एबिलिटीज कैसे डेवलप होती हैं। हाइब्रिडिज्म, कैसे अलग स्पीसीज इनफर्टाइल होती हैं जबकि वैरायटीज फर्टाइल होती हैं। और जियोलॉजिकल रिकॉर्ड, भूवैज्ञानिक अभिलेख की इम्परफेक्शन, इनकी अपूर्णता, कैसे फॉसिल्स और ओल्ड रिकॉर्ड्स हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते। उसके बाद में जियोलॉजिकल सक्सेशन, भूवैज्ञानिक उत्तराधिकार और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भौगोलिक वितरण डिस्कस करूंगा। फिर क्लासिफिकेशन और स्पीसीज के बीच के म्यूचुअल एफिनिटीज, आपसी संबंध पर लिखूंगा। लास्ट चैप्टर में मैं पूरी बुक का एक समरी दूंगा और कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिखूंगा। किसी को भी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और वैरायटीज़ के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता तो उसको ये समझना चाहिए कि हम अभी भी लिविंग बीइंग्स के बीच के रिलेशंस को पूरी तरह नहीं जानते। कोई बता सकता है कि एक स्पीसीज बहुत वाइडली स्प्रेड और ज़्यादा संख्या में क्यों होती है, जबकि उसकी रिलेटेड स्पीसीज कम और रेयर क्यों होती है। ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि कौन सर्वाइव करेगा और फ्यूचर में, भविष्य में कैसे चेंजेस, कैसे बदलाव होंगे। पुराने जियोलॉजिकल इपॉक्स यानी भूवैज्ञानिक युगों में लिविंग बीइंग्स के बीच क्या रिलेशंस थे, ये हमें और भी कम पता है। बहुत कुछ अभी भी अनक्लियर, अस्पष्ट है और शायद हमेशा अनक्लियर रहेगा। लेकिन मैंने केयरफुली स्टडी और जजमेंट करने के बाद ये समझा है कि जो बिलीफ पहले कॉमन था कि हर स्पीसीज अलग अलग बनी है, वो गलत है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्पीसीज इम्यूटेबल नहीं है, अपरिवर्तनीय नहीं है। जो स्पीसीज सेम जेनेरा यानी एक ही कुल में आती हैं, वो किसी ओल्ड और एक्सटिंक्ट, पुरानी और विलुप्त स्पीसीज की डिसेंडेंट्स हैं, वंशज। जैसे एक सिंगल स्पीसीज की वैरायटीज उसके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, नेचुरल सिलेक्शन ये चेंजेस लाने का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मुख्य, लेकिन एकमात्र तरीका नहीं है। चैप्टर 1, वेरिएशन अंडर डोमेस्टिकेशन। जब हम एक ही वैरायटी या सब वैरायटी के पुराने कल्टीवेटेड प्लांट्स और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को देखते हैं तो एक चीज़ जो सबसे पहले नज़र आती है वो ये है कि इनके इंडिविजुअल्स एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। ये नेचुरल स्टेट में किसी भी स्पीसीज या वैरायटी के इंडिविजुअल्स जितना अलग नहीं होते। जब हम प्लांट्स और एनिमल्स की इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को देखते हैं जो हर तरह के क्लाइमेट्स और ट्रीटमेंट के अंदर इवॉल्व हुए हैं, तो मुझे ये कंक्लूजन निकालना लॉजिकल लगता है कि डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज ज़्यादा वेरी करती हैं क्योंकि इनका लिविंग कंडीशन नेचुरल स्टेट से अलग और इनकंसिस्टेंट, अस्थिर होता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड्रयू नाइट ने दिया है जिसमें यह कहा गया है कि ये वेरिएबिलिटी, ये परिवर्तनशीलता एक्स्ट्रा फूड, अधिक भोजन से भी जुड़ी हो सकती है। ये बात साफ लगती है कि अगर ऑर्गेनिक बीइंग्स कई जेनरेशंस तक नए कंडीशंस के अंदर रहते हैं तो उनमें वेरिएशन आना शुरू हो जाता है, और जब एक बार वेरिएशन स्टार्ट हो जाता है तो ये कई जेनरेशंस तक चलता रहता है। आज तक ऐसा कोई केस नहीं मिला जिसमें कोई वेरिएबल बीइंग कल्टीवेशन के दौरान अपनी वेरिएबिलिटी खो बैठा हो। हमारे सबसे पुराने कल्टीवेटेड प्लांट्स जैसे गेहूं, वीट आज भी नए वेराइटीज डेवलप करते हैं। हमारे सबसे पुराने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, पालतू जानवर आज भी रैपिड इंप्रूवमेंट, तेजी से सुधार और मॉडिफिकेशन के लिए कैपेबल हैं। एक डिबेट ये भी है कि वेरिएबिलिटी किस लाइफ स्टेज में होती है, अर्ली एम्ब्रियो, शुरुआती भ्रूण डेवलपमेंट के दौरान, या कॉन्सेप्शन, गर्भाधान के तुरंत बाद। जियोफ्रॉय सेंट
हिलेरी के एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि अगर एम्ब्रियो की अगर भ्रूण को अननेचुरल ट्रीटमेंट, अप्राकृतिक देखभाल मिले तो मॉन्स्ट्रोसिटीज, विकृतियां आ सकती हैं। ये मॉन्स्ट्रोसिटीज और वेरिएशंस के बीच कोई क्लियर लाइन नहीं है। मुझे लगता है कि वेरिएबिलिटी का सबसे कॉमन सेंस ये हो सकता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स कॉन्सेप्शन से पहले अफेक्टेड होते हैं। इस बात का मुझे यकीन करने के कई रीज़न हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कन्फाइनमेंट और कल्टीवेशन, बंद वातावरण और खेती रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी दूसरे हिस्से से ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ज़्यादा संवेदनशील, और लाइफ कंडीशंस, जीवन की परिस्थितियों के चेंज होने पर सबसे पहले इफेक्ट होता है। एक एनिमल, एक जानवर को टेम करना, पालतू बनाना आसान होता है, लेकिन उसे ब्रीड कराना, उसे प्रजनन कराना बहुत डिफिकल्ट, चाहे मेल और फीमेल का मीटिंग भी हो। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने नेटिव कंट्री, अपने मूल देश में रहने के बावजूद भी ब्रीड नहीं करते, अगर वो थोड़ा भी कन्फाइंड में रख दिए जाए, अगर थोड़ी भी सीमित जगह में। ये विटिएटेड इंस्टिंक्ट्स, खराब हो चुके स्वाभाविक व्यवहार का इफेक्ट माना जाता है। लेकिन कुछ कल्टीवेटेड प्लांट्स बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होते हैं, लेकिन फिर भी ये रेयरली या कभी भी सीड नहीं देते। कई बार बहुत छोटी चेंजेस, जैसे कि ग्रोथ के किसी पर्टिकुलर स्टेज में थोड़ा ज़्यादा या कम पानी देना, सीड प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकता है। इस टॉपिक पर मैंने कई डिटेल्स इकट्ठा किए हैं जो ये दिखाते हैं कि रिप्रोडक्टिव लॉज, प्रजनन के नियम कन्फाइंड कंडीशंस में कैसे काम करते हैं, सीमित परिस्थितियों में कैसे काम करते हैं। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ये है कि कार्निवोर एनिमल्स, मांसाहारी जानवर, चाहे वो ट्रॉपिक्स यानी गर्म देशों से आए हों, कन्फाइंड कंडीशंस, कैद में इजीली ब्रीड कर सकते हैं, एक्सेप्ट बियर फैमिली, भालू की प्रजाति के। लेकिन कार्निवोरस बर्ड्स, मांसाहारी पक्षी, कन्फाइंड कंडीशंस में फर्टाइल एग्स नहीं देते। कई एग्जॉटिक प्लांट्स यानी विदेशी पौधों का पॉलन बिल्कुल बेकार होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टेराइल हाइब्रिड्स का होता है, बांझ प्रजातियों का। एक तरफ हमें ऐसे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट्स दिखते हैं जो कभी कभी वीक और सिकली लगते हैं, कमज़ोर और बीमार, लेकिन कन्फाइंड कंडीशंस में आसानी से ब्रीड कर लेते हैं, आसानी से प्रजनन कर लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल्स, कुछ ऐसे जंगली जानवर होते हैं जो यंग एज में पकड़ लिए जाते हैं, पालतू और हेल्दी, स्वस्थ रहते हैं, लॉन्ग लाइफ, लंबी उम्र जीते हैं, लेकिन ब्रीड नहीं करते। इसे हमें समझना चाहिए कि जब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम कन्फाइंड होने के बावजूद भी काम करता है तो ये इरेगुलर होता है और ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते, बल्कि वेरिएबल होते हैं। कई बार स्टेरिलिटी यानी बांझपन हॉर्टिकल्चर, बागवानी के लिए एक प्रॉब्लम माना जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो वेरिएबिलिटी भी स्टेरिलिटी के सेम कॉज से होती है, और वेरिएबिलिटी ही सबसे वैल्यूएबल गार्डन के प्रोडक्शन का सोर्स है, सबसे अमूल्य उत्पादनों का स्रोत। एक और बात, कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ जीव बिल्कुल अननेचुरल कंडीशंस में भी फ्रीली ब्रीड कर लेते हैं, जैसे रैबिट और फेरेट, जो हचेस, जो पिंजरों में पाले जाते हैं। ये दिखाता है कि उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अनअफेक्टेड होता है। लेकिन कुछ एनिमल्स और प्लांट्स डोमेस्टिकेशन या कल्टीवेशन को बिल्कुल विथस्टैंड, सहन नहीं करते, और इन्हें वेरिएशन भी बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता, शायद उतना ही कम जितना नेचुरल स्टेट में होता है। एक स्पोर्टिंग प्लांट की एक लंबी लिस्ट दी जा सकती है। गार्डनर्स इस टर्म का यूज़ उन बर्ड्स, उन कलियों या ऑफसेट्स, उन शाखाओं के लिए करते हैं जो अचानक से नए और कभी कभी बिल्कुल अलग कैरेक्टर, अलग स्वभाव दिखाने लगते हैं बाकी प्लांट्स के कंपैरिजन में। ऐसे बर्ड्स ग्राफ्टिंग यानी कलम लगाने या कभी कभी सीड से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। ये स्पोर्ट्स नेचर में बहुत रेयर है, लेकिन कल्टीवेशन में ये उतने रेयर नहीं होते। इसका मतलब ये है कि पेरेंट का ट्रीटमेंट एक बर्ड या ऑफस्पेट को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये ओव्यूल्स या पॉलन को अफेक्ट नहीं करता। लेकिन ज़्यादातर
फिजियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि बर्ड और ओव्यूल अपने शुरुआती फॉर्मेशन के स्टेज में एसेंशियली सेम होते हैं। इसका मतलब ये है कि स्पोर्ट्स मेरी थियरी को सपोर्ट करते हैं कि वेरिएबिलिटी ओव्यूल्स या पॉलन के थ्रू आती है, या दोनों मिलकर वेरिएशन को बढ़ाते हैं, जो पेरेंट के ट्रीटमेंट की वजह से होता है, कॉन्सेप्शन होने से पहले ही। ये एग्जाम्पल्स ये भी दिखाते हैं कि वेरिएशन सिर्फ रिप्रोडक्शन से नहीं होता, बल्कि और भी अलग तरीके से हो सकता है। एक ही फ्रूट के सीड्स या एक ही लिटर एक बार में पैदा हुए बच्चे काफ़ी अलग हो सकते हैं, जबकि उनके पेरेंट्स और उनका एनवायरनमेंट सेम लगते हैं। म्यूलर ने भी यह पॉइंट ऑब्जर्व किया है। इसका मतलब यह है कि लाइफ कंडीशंस, जीवन की परिस्थितियों का सीधा इफेक्ट इनहेरिटेंस, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के रूल्स से कम इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ कंडीशंस का सीधा इम्पैक्ट होता तो जितने भी ऑफस्प्रिंग, जितने भी संतान अलग हुए होते, वेरी हुए होते, सब एक जैसे ही अलग होते, वेरी करते। किसी भी वेरिएशन, किसी भी परिवर्तन का कितना पार्ट हीट, मॉइस्चर, लाइट, फूड या किसी और फैक्टर से आता है, ये जज करना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि एनिमल्स में ऐसे फैक्टर्स का डायरेक्ट इफेक्ट बहुत कम होता है, लेकिन प्लांट्स में ये थोड़ा ज़्यादा होता है। मिस्टर बेकमैन के रिसेंट एक्सपेरिमेंट्स प्लांट्स पर बहुत वैल्यूएबल लगते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। जब सारे या मोस्टली सारे इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर कंडीशन में सेम तरह से इफेक्ट होते हैं, तो पहले ये लगता है कि ये चेंज डायरेक्टली उन्हीं कंडीशंस की वजह से हुआ है। लेकिन कुछ कंडीशंस में, कुछ केसेस में बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशंस भी सेम चेंजेस ला सकती हैं। फिर भी मुझे लगता है कि कुछ छोटी मोटी चेंजेस लाइफ कंडीशन के डायरेक्ट इफेक्ट से हो सकती हैं। जैसे ज़्यादा फूड से साइज बड़ा हो सकता है, अधिक भोजन से बड़ा आकार, विशेष भोजन, स्पेसिफिक फूड या लाइट से कलर चेंज हो सकता है। कोल्ड क्लाइमेट, ठंडा मौसम में फर मोटा हो सकता है, रोएं। हैबिट यानी आदत का भी बहुत स्ट्रांग इफेक्ट होता है। प्लांट्स जब एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में शिफ्ट होते हैं तो उनके फ्लावरिंग टाइम चेंज हो जाता है। फ्लावरिंग टाइम यानी फूल के आने का समय। एनिमल्स में ये इफेक्ट और भी क्लियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, डोमेस्टिक डक, पालतू बत्तख में विंग बोन्स, पंख की हड्डियां कम वेट करती हैं, और लेग बोन्स, पैर की हड्डियां ज़्यादा वेट करती हैं कंपेयर टू वाइल्ड डक, जंगली बत्तखों की तुलना में। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि पालतू बत्तख कम उड़ती हैं और ज़्यादा चलती हैं। काउज और गोट्स के अदर्स यानी थन उन कंट्रीज में ज़्यादा डेवलप होते हैं जहां उन्हें रेगुलर मिल्किंग किया जाता है, रेगुलर दूध निकाला जाता है, कंपेयर टू उन जगह जहां मिल्किंग नहीं होती। कोई भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल, कोई भी पालतू जानवर ऐसा नहीं है जिसमें किसी कंट्री में ड्रॉपिंग ईयर्स न मिले। कुछ ऑथर्स ये सजेस्ट करते हैं कि ड्रॉपिंग ईयर्स यानी झुके हुए कान मसल्स के डिसयूज, मसल्स के मांसपेशियों के कम उपयोग की वजह से होते हैं, क्योंकि पालतू जानवर बहुत कम खतरे फेस करते हैं। इस वजह से उनके कान की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। ये आइडिया लॉजिकल लगता है। बहुत सारे लॉज वेरिएशन को कंट्रोल करते हैं, जिनमें से कुछ हमें अभी थोड़ा थोड़ा समझ आता है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कोरिलेशन ऑफ ग्रोथ है, विकास का आपसी संबंध। अगर एम्ब्रियो यानी भ्रूण या लार्वा यानी सुंडी में कोई चेंज होता है तो मैच्योर एनिमल में भी चेंज आने की संभावना होती है। मॉन्स्ट्रोसिटीज यानी विकृतियों में एक बॉडी पार्ट का चेंज दूसरे अलग बॉडी पार्ट में भी इफेक्ट डाल सकता है। इसी दौरे जॉफ्री सेंट हिलेर ने अपनी किताब में ऐसे कई एग्जाम्पल्स दिए हैं। ब्रीडर्स का मानना है कि लंबे लिम्स, लंबे अंग वाले एनिमल्स में अक्सर बड़ा असर होता है। कुछ कोरिलेशन बहुत अजीब होते हैं, जैसे नीली आंखों वाले बिल्ली हमेशा बहरी होती है। वाइट शीप और वाइट पिग्स का रिएक्शन कुछ स्पेसिफिक प्लांट पॉइजनस से अलग होता है। हेयरलेस डॉग्स के टीथ इम्परफेक्ट होते हैं। लंबे और मोटे बाल वाले एनिमल में ज्यादा बड़े या ज्यादा सींग होने की संभावना होती है। पिजन्स जो पंख जैसी पैर की स्किन वाले होते हैं, उनके आउटर टूल्स के बीच स्किन होती है। छोटी बीक
वाले पिजन्स के छोटे पैर होते हैं और लंबे बीक वाले के बड़े पैर होते हैं। अगर मनुष्य सिलेक्शन करके किसी एक स्पेशल ट्रेड, किसी एक स्पेशल गुण को बढ़ाता रहे, तो वो बिना सोचे समझे स्ट्रक्चर के दूसरे पार्ट्स को भी चेंज कर देगा, सिर्फ कोरिलेशन ऑफ ग्रोथ के अजीब रूल्स की वजह से। वेरिएशन के रूल्स बहुत कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल हैं। अगर कोई ओल्ड कल्टीवेटेड प्लांट्स जैसे हायासिंथ, पोटैटो, डहेलिया को स्टडी करे, तो हमें उनमें अनेक तरीके के छोटे छोटे स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंसेस मिलेंगे, संरचनात्मक और शारीरिक। पूरी स्पीसीज प्लास्टिक हो जाती है, लचीली और थोड़ा थोड़ा पेरेंटल टाइप से अलग होती है, मूल रूप से अलग होती है। कोई भी वेरिएशन जो इनहेरिटेड नहीं है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनहेरिटेबल चेंजेस का नंबर और वैरायटी अनंत है, असंख्य। ये छोटी भी हो सकती है और फिजियोलॉजिकल तरीके से इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। डॉक्टर प्रॉस्पर लुकस ने इस टॉपिक पर 2 बड़ी किताबें लिखी हैं जो सबसे बेस्ट और डिटेल्ड हैं। कोई भी ब्रीडर इस बात पर डाउट नहीं करता कि इनहेरिटेंस की टेंडेंसी, वंशानुक्रम की प्रवृत्ति बहुत स्ट्रांग होती है। उनका बेसिक बिलीफ ये है कि लाइक प्रोड्यूसेस लाइक, जैसे माता पिता वैसे बच्चे। लेकिन कुछ थ्योरेटिकल राइटर्स ने इस प्रिंसिपल पर डाउट किया है। अगर कोई डेविएशन बार बार होती है और हम इसे फादर और चाइल्ड में देखते हैं, तो यह समझना मुश्किल होता है कि ये सेम ओरिजिनल कॉज का इफेक्ट है या इनहेरिटेंस का। लेकिन अगर किसी रेयर डेविएशन, किसी दुर्लभ बदलाव जो कई मिलियन इंडिविजुअल्स में एक बार होती है, वो पेरेंट में दिखती है और फिर चाइल्ड में वापस आती है, तो चांस का सिद्धांत हमें मजबूर करता है कि हम इनहेरिटेंस को इसका कारण मान लें। हर किसी ने एल्बिनिज्म, रंगहीन त्वचा, प्रिकली स्किन, कांटेदार त्वचा, हेरी बॉडीज, बहुत ज्यादा बाल होने जैसे रेयर ट्रेट्स को एक ही फैमिली के कई मेंबर्स में देखा होगा। अगर ऐसे स्ट्रेंज और रेयर डेविएशंस सच में इनहेरिटेड हो सकते हैं, तो कॉमन डेविएशंस भी इनहेरिटेड होने की संभावना होती है। शायद इस टॉपिक को समझने का सबसे सही तरीका ये होगा कि हम इनहेरिटेंस को रूल और नॉन इनहेरिटेंस को एक एनॉमली मान लें, वंशानुक्रम को नियम और गैर वंशानुक्रम को असामान्यता मान लें। अब तक कोई नहीं बता सकता कि एक ही स्पीसीज में, एक ही प्रजाति में या अलग अलग स्पीसीज में एक ही ट्रेट कभी इनहेरिट होते हैं और कभी नहीं। एक बच्चा, एक चाइल्ड कभी कभी अपने ग्रैंडफादर या किसी दूर के एंसेस्टर, किसी दूर के पूर्वज के किसी ट्रेट को इनहेरिट करता है। एक ट्रेट, एक गुण कभी दोनों सेक्सेस यानी पुरुष और स्त्री में अपीयर होता है और कभी सिर्फ एक ही सेक्स में। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि डोमेस्टिकेटेड ब्रीड्स में मेल्स में आने वाले विशेषताएं, पेकुलियरिटीज अक्सर सिर्फ मेल्स में ही पास होती हैं या ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। एक और बड़ा नियम यह है कि जो भी ट्रेट किसी एज में अपीयर होता है वो ऑफ स्प्रिंग यानी संतान में भी सेम एज में आने की टेंडेंसी रखता है। कभी कभी ये और अर्ली भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कैटल यानी गाय बैल के इनहेरिटेड हॉर्न शेप्स, सींग के आकार तभी दिखेंगे जब बच्चा मैच्योर होगा। सिल्क वॉर्म यानी रेशम के कीड़े में कुछ ट्रेड्स कैटरपिलर या कोकून स्टेज में ही दिखने लगते हैं। हेरिडिटरी डिजीजेस, वंशानुगत बीमारियां और कुछ और फैक्ट्स ये दिखाते हैं कि ये रूल और भी ज्यादा केसेस में अप्लाई होता है। अगर एक विशेषता, अगर एक पेकुलियरिटी किसी स्पेसिफिक एज में पेरेंट यानी माता पिता में दिखी, तो वो ऑफ स्प्रिंग यानी संतान में भी सेम एज में आने की संभावना रखती है। कई नेचुरलिस्ट ये कहते हैं कि अगर कोई डोमेस्टिकेटेड वैरायटी वाइल्ड हो जाए तो वो धीरे धीरे अपने प्रिमिटिव फॉर्म में वापस चली जाती है। इसका मतलब ये निकलता है कि डोमेस्टिकेटेड रेसेस यानी पालतू जातियां से हम नेचुरली अकरिंग स्पीसीज के बारे में कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। मैंने इस स्टेटमेंट का कोई क्लियर प्रूफ नहीं ढूंढ पाया। इस थियरी को प्रूव करना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी स्ट्रांगली मार्क्ड डोमेस्टिक वैरायटीज वाइल्ड नेचर में सर्वाइव नहीं कर सकती। कई केसेस में हमें ये तक नहीं पता कि उनका ओरिजिनल स्टॉक क्या था, उनका मूल नस्ल क्या था।
तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते कि वो वापस रिवर्ट हुई या नहीं। अगर एक वैरायटी वाइल्ड छोड़नी हो तो क्रॉस ब्रीडिंग के इफेक्ट्स को रोकने के लिए सिर्फ एक वैरायटी को ही ओपन एनवायरनमेंट में रखा जाए। लेकिन हमें यह भी दिखाई देता है कि कुछ ट्रेड्स, कुछ गुण, एंसेस्ट्रल फॉर्म्स पूर्वजों की आकृति की तरफ वापस जाते हैं। अगर हम कैबेज यानी पत्ता गोभी जैसे प्लांट्स को बहुत कमजोर मिट्टी, बहुत पुअर सॉइल में बहुत जनरेशन तक कल्टीवेट करें तो हो सकता है कि ये अपनी वाइल्ड ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाए। हाँ, ये भी ध्यान देना होगा कि पुअर सॉइल का भी डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हो तो भी ये प्रूफ नहीं करेगा कि हर डोमेस्टिकेटेड वैरायटी रिवर्ट हो सकती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के टाइम पे कंडीशंस चेंज हो रही होती हैं। अगर प्रूव किया जा सके कि डोमेस्टिक वैरायटीज एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी दिखाती हैं वापस अपने प्रिमिटिव स्टेट में जाने की, ये चेंजेस उन्हीं कंडीशंस में होते हैं जिसमें जनरेशंस तक कोई चेंज नहीं मिलता। जब लार्ज नंबर्स में एक साथ रखा जाए तो फ्री इंटरक्रॉसिंग उन्हें मिक्स करके स्लाइट डेविएशंस को हटा नहीं देती। तो तब हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिकेटेड वैरायटी से हम स्पीसीज के बारे में कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। लेकिन अब तक ऐसे किसी भी व्यू, ऐसे किसी भी मत का कोई शेडो ऑफ एविडेंस नहीं है, सबूत की छाया तक नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि हम इन्फिनिट जनरेशंस तक कार्ट हॉर्सेस, रेस हॉर्सेस, लॉन्ग और शॉर्ट हॉर्न्ड कैटल, पोल्ट्री और सब्जियों की डिफरेंट वैरायटीज ब्रीड नहीं कर सकते, वो पूरी तरह एक्सपीरियंस के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। जब नेचर में लाइफ कंडीशंस चेंज होती हैं तो वेरिएशंस और रिवर्जन होती हैं, बदलाव और वापसी। लेकिन ये नेचुरल सिलेक्शन, ये प्राकृतिक चयन डिसाइड करता है कि नए ट्रेड्स सरवाइव करेंगे या नहीं। जब हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट्स की हेरिडिटरी वैरायटीज, वंशानुगत प्रजातियां या रेसेस या नस्लों को क्लोजली अलाइड स्पेसेस से कंपेयर करते हैं, करीबी प्रजातियों से, तो एक चीज ध्यान में आती है। हर डोमेस्टिकेटेड रेस में यूनिफॉर्मिटी कम होती है, जो ट्रू स्पीसीज में ज्यादा होती है। डोमेस्टिक रेसेस कभी कभी मॉन्स्ट्रस यानी असाधारण कैरेक्टर दिखाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे से अलग होती हैं। ये अपने जीनस, अपने वंश की दूसरी स्पीसीज से भी अलग होती हैं। ये कभी कभी किसी एक पार्ट में एक्सट्रीम डिग्री का डिफरेंस दिखाती हैं। यह डिफरेंस एक रेस को दूसरी रेस से कंपेयर करने पर दिखता है और भी ज्यादा नोटिसेबल होता है जब इन्हें उनकी नेचुरल रिलेटेड स्पीसीज से कंपेयर किया जाए। अगर इन एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए, जैसे कि वैरायटीज का क्रॉस होने पर फर्टाइल रहना, तो डोमेस्टिक रेसेस एक दूसरे से वैसे ही डिफरेंट होती हैं जैसे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज नेचर में होती हैं, सिर्फ कम डिग्री पर। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि हर डोमेस्टिक ब्रीड, चाहे एनिमल हो या प्लांट, कुछ एक्सपर्ट्स के लिए सिर्फ वैरायटीज हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स उन्हें अलग अलग अब ओरिजिनल स्पीसीज का डिसेंडेंट मानते हैं। अगर डोमेस्टिक रेसेस और स्पीसीज में कोई क्लियर डिस्टिंक्शन होती तो ये डाउट बार बार न आता। कई बार ये कहा गया है कि डोमेस्टिक रेसेस एक दूसरे से जेनेरिक वैल्यू पर अलग नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट पूरा सही नहीं है, क्योंकि नेचुरलिस्ट्स जेनेरिक वैल्यू का अलग अलग तरीके से डिटर्मिनेशन करते हैं, जातीय महत्व का अलग अलग तरीके से निर्धारण करते हैं, और मेरी ओरिजिन ऑफ जेनेरा की थियरी के बेसिस पर हमें डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज में जेनेरिक डिफरेंसेस दिखाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब हम सेम स्पीसीज की डोमेस्टिक रेसेस के स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस का एस्टिमेशन करने की कोशिश करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। इसका रीजन ये है कि हमें ये नहीं पता होता कि ये एक या कई पेरेंट स्पीसीज से आई है। अगर ये पॉइंट क्लियर हो जाए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर ये प्रूव हो सके कि ग्रे हाउंड, ब्लड हाउंड, टेरियर, स्पेनियल और बुलडॉग एक ही वाइल्ड स्पीसीज के ऑफस्प्रिंग हैं, तो ये प्रूव करेगा कि क्लोजली रिलेटेड नेचुरल स्पीसीज इम्यूटेबल नहीं होती। जैसे कि दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग फॉक्सेस, अलग अलग लोमड़ियाँ रहती हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो एक ही स्पीसीज से इवॉल्व हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारे डॉग्स एक ही वाइल्ड स्पीसीज से आए हैं। कुछ डोमेस्टिक ब्रीड्स के केस में ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो एक ही एंसेस्टर, एक ही पूर्वज से आए हैं।
कई बार ये एज्यूम किया गया है कि मनुष्य ने वही एनिमल्स और प्लांट्स डोमेस्टिकेट किए जिनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन की टेंडेंसी होती है और जो अलग अलग क्लाइमेट्स को सर्वाइव कर सके। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज, ये गुण डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज को और वैल्यूएबल बनाती हैं। लेकिन एक सैवेज, एक आदिम मनुष्य जब पहली बार किसी एनिमल को टेम कर रहा था, पालतू बना रहा था, तो उसे कैसे पता चला कि वो फ्यूचर जनरेशन्स में वेरी करेगा या नहीं? अगर ये थियरी सही होती तो डंकी यानी गधा या गिनी फॉल, गिनी मुर्गी में कम वेरिएबिलिटी होने की वजह से वो डोमेस्टिकेट नहीं होते। रेनडियर में गर्म क्लाइमेट में सरवाइव न कर पाना या कैमल का एक्सट्रीम कोल्ड में न रह पाना उसके डोमेस्टिकेशन को रोकता, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे कोई डाउट नहीं कि अगर उतना ही डाइवर्स एनिमल्स और प्लांट्स को नेचर से लेकर डोमेस्टिकेट किया जाए तो वो भी एवरेज में उतनी ही वेरिएबिलिटी दिखाएंगे जितनी आज की डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज दिखाते हैं। जो लोग मल्टीपल ओरिजिन्स की थियरी को सपोर्ट करते हैं, अनेक उत्पत्ति की थियरी को, वो एक मेन आर्गुमेंट देते हैं। इजिप्ट के पुराने मॉन्यूमेंट्स में हमें अलग अलग ब्रीड्स मिलती हैं। कुछ एंशिएंट ब्रीड्स आज भी एग्जिस्ट करती हैं या उनसे मिलती जुलती हैं। लेकिन अगर ये फैक्ट और ज़्यादा एक्यूरेट प्रूफ हो जाए तो भी ये सिर्फ ये बताता है कि कुछ डोमेस्टिक ब्रीड्स 4000-5000 साल पहले ओरिजिन हुई थी। लेकिन मिस्टर हॉर्नर की रिसर्च से ये भी सजेस्ट होता है कि इजिप्ट में 13,000-14,000 साल पहले भी लोग पॉटरी बना रहे थे, मिट्टी के बर्तन। अगर तब सिविलाइजेशन इतनी डेवलप हो चुकी थी तो कितने हजारों साल पहले आदिम लोग, सेवेजेस ने सेमी डोमेस्टिक डॉग्स रखने शुरू किए होंगे। टायरा डेल फ्यूगो या ऑस्ट्रेलिया के ट्राइब्स को देखा जाए तो वो भी आज सेमी डोमेस्टिक डॉग्स रखते हैं। तो कैसे कहा जा सकता है कि इजिप्ट में सिविलाइजेशन के आने से पहले पालतू जानवर एग्जिस्ट नहीं करते थे? ये पूरा सब्जेक्ट वेग है, अस्पष्ट और शायद हमेशा रहेगा। फिर भी जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक और दूसरे फैक्टर्स को देखकर मुझे ज़्यादा संभावना ये लगती है कि हमारे पालतू डॉग्स कई अलग अलग वाइल्ड स्पीसीज से आए हैं, जंगली प्रजातियों से। शीप यानी भेड़ और गोट्स यानी बकरी के बारे में मैं कोई क्लियर ओपिनियन नहीं बना सकता। लेकिन मिस्टर ब्लाइथ के दिए गए फैक्ट्स के बेसिस पर जो हम्ड इंडियन कैटल, कुबड़ वाले भारतीय गाय बैल के हैबिट, व्यवहार, वॉइस, आवाज, कॉन्स्टिट्यूशन, शारीरिक बनावट पर बेस्ड हैं, मुझे लगता है कि ये यूरोपियन कैटल यानी यूरोपीय गाय बैल से किसी अलग ओरिजिनल स्टॉक, किसी अलग मूल प्रजाति से आए हैं। कुछ कॉम्पिटेंट जजेस ये मानते हैं कि यूरोपियन कैटल के भी एक से ज्यादा वाइल्ड एंसेस्टर थे। हॉर्सेस यानी घोड़े के केसेस में मैं कुछ ऑथर से अलग सोचता हूँ। मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सारे घोड़े एक ही वाइल्ड स्टॉक, एक ही जंगली पूर्वज से आए हैं। मिस्टर ब्लाइथ, जो नॉलेज और एक्सपीरियंस में बहुत आगे हैं, ये मानते हैं कि सारे डोमेस्टिकेटेड पोल्ट्री यानी पालतू मुर्गियाँ एक ही वाइल्ड इंडियन फॉल, गेलस बेंकीवा से आए हैं। डक्स, बतख और रैबिट्स, खरगोश के अलग अलग ब्रीड्स, अलग अलग नस्लें काफ़ी अलग दिखती हैं, लेकिन मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये सब कॉमन वाइल्ड डक यानी जंगली बतख और कॉमन वाइल्ड रैबिट, जंगली खरगोश से आए हैं। कई ऑथर्स डोमेस्टिक रेसेस, पालतू नस्लों की ओरिजिन थियरी को एक एक्सट्रीम लेवल तक ले गए हैं। वो ये मानते हैं कि जो भी रेस ट्रू ब्रीडिंग यानी सही ढंग से अगली पीढ़ी तक सेम ट्रेट्स देने वाली हो, चाहे उसके फीचर्स, चाहे उसकी विशेषताएं कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसका एक वाइल्ड प्रोटोटाइप, एक जंगली मूल रूप जरूर रहा होगा। अगर ये थियरी सही होती तो इसका मतलब ये होता कि कम से कम 20, कम से कम 20 अलग अलग वाइल्ड कैटल, जंगली बैल स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी। उतनी ही अलग वाइल्ड शीप स्पीसीज होती। यूरोप के अंदर भी कई अलग वाइल्ड गोट होती, जंगली बकरियां। सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन में 11 अलग वाइल्ड शीप स्पीसीज होती। लेकिन अगर हम देखें तो आज ब्रिटेन में हार्डली कोई भी यूनिकली नेटिव मैमल बचा है, कोई मूल स्तनधारी। फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, स्पेन, इन सब देशों में मैमल्स मोस्टली कॉमन है, लेकिन हर जगह कैटल, गाय बैल, शीप, भेड़ और दूसरे डोमेस्टिक ब्रीड्स अलग अलग हैं। इसका मतलब ये है कि यूरोप के अंदर ही काफ़ी डोमेस्टिक ब्रीड्स इवॉल्व हुई हैं।
अगर अलग अलग स्पीसीज पेरेंट स्टॉक नहीं थी, अगर अलग अलग प्रजातियां पेरेंट स्टॉक्स नहीं थी, तो ये डोमेस्टिक ब्रीड्स ओरिजिन कहाँ से हुई? इंडिया में भी यही सिचुएशन है। मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई डाउट नहीं है कि दुनिया भर के डोमेस्टिक डॉग्स कई अलग अलग वाइल्ड स्पीसीज से आए हैं, लेकिन एक और बड़ी इनहेरिटेड वेरिएशन, एक वंशानुगत विविधता का फैक्टर भी है। कोई ये कैसे मान सकता है कि इटालियन ग्रे हाउंड, ब्लड हाउंड, बुलडॉग या ब्लेनहेम स्पेनियल जैसे डॉग्स, जो किसी भी वाइल्ड कैनिडे जंगली कुत्ते की प्रजाति से बिल्कुल भी नहीं मिलते, कभी नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट किए होंगे? कई बार ऐसा लूजली बिना प्रूफ के कहा गया है कि सभी डॉग्स सिर्फ कुछ ओरिजिनल वाइल्ड स्पीसीज के क्रॉसिंग से आए हैं, लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग का एक लिमिटेशन होती है। क्रॉस ब्रीडिंग से जो भी नए फॉर्म्स बनते हैं, जो भी नए रूप बनते हैं, वो पेरेंट्स के बीच इंटरमीडिएट होते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि सभी डोमेस्टिक ब्रीड्स क्रॉस ब्रीडिंग से बनी हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वाइल्ड नेचर में कभी इटालियन ग्रे हाउंड, ब्लड हाउंड, बुलडॉग जैसे एक्सट्रीम फॉर्म्स एग्जिस्ट करते थे। ये थियरी ज़्यादा एग्जेजरेट यानी अतिशयोक्ति की गई है। कोई डाउट नहीं कि अगर ओकेजनल क्रॉसेस, बीच बीच में मिश्रण केयरफुली सिलेक्ट किए जाए तो रेस मॉडिफाई हो सकती है, लेकिन अगर दो बिल्कुल एक्सट्रीम रेसेस को क्रॉस किया जाए तो एक इंटरमीडिएट बना पाना बहुत मुश्किल होता है। सर जे सेब्राइट ने इस थियरी को एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट किया, लेकिन फेल हो गए। जब दो प्योर शुद्ध नस्लों को पहली बार क्रॉस किया जाता है तो ऑफस्प्रिंग, तो संतान यूनिफॉर्म एक जैसे दिखते हैं। पिजन्स के साथ एक्सपेरिमेंट में कभी कभी ऑफस्प्रिंग एक्सट्रीमली यूनिफॉर्म भी होते हैं, एकदम सेम। लेकिन जब उन मिक्स्ड ब्रीड्स को दूसरी और थर्ड जनरेशन्स तक क्रॉस किया जाता है तो उनमें एक्सट्रीम वेरिएशन आने लगती है, बहुत ज़्यादा विविधता। एक क्लियर और परमानेंट इंटरमीडिएट रेस बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर दो डिस्टिंक्ट ब्रीड्स को मिक्स करके एक न्यू परमानेंट ब्रीड बनानी हो तो एक्सट्रीम केयर, बहुत ध्यान और बहुत लंबे समय तक सिलेक्शन, बहुत समय तक सावधानी पूर्वक चुनाव करना पड़ेगा। मुझे ऐसा भी केस नहीं मिला जिसमें एक परमानेंट रेस सिर्फ क्रॉस ब्रीडिंग से बन गई हो। मुझे लगता है कि किसी भी स्पेशल ग्रुप का स्टडी करना सबसे अच्छा तरीका है। इस वजह से मैंने डोमेस्टिक पिजन्स यानी पालतू कबूतरों पर ध्यान दिया। मुझे जितनी भी ब्रीड्स अवेलेबल थी खरीद कर ये प्राप्त करके रखी। मुझे दुनिया के अलग अलग जगह से कबूतर की स्किन्स भेजी गई, खासकर ऑनरेबल डब्ल्यू इलियट इंडिया से और ऑनरेबल सी मुरे पर्सिया से। इन्होंने मेरी मदद की। पिजन्स पर अलग अलग भाषाओं में कई किताबें लिखी गई हैं और उनमें से कुछ बहुत पुरानी और इम्पोर्टेंट हैं। मैंने कई एक्सपर्ट पिजन फैंसियर्स, कबूतर पालने वाले एक्सपर्ट्स के साथ काम किया और लंदन के 2 पिजन क्लब्स का मेंबर बना। पिजन्स की ब्रीड्स में जो डिफरेंस है वो बहुत अजीब और चौंकाने वाला है। अगर आप अंग्रेजी कैरियर और शॉर्ट फेस्ड टम्बलर, छोटी चोंच वाला टम्बलर को कंपेयर करें तो उनके बीक, उनके चोंच में इतना बड़ा अंतर है कि उनके स्कल, उनकी खोपड़ी का शेप भी अलग है। कैरियर पिजन, खासकर मेल, सर के इर्द गिर्द कैरनकुलेटेड स्किन यानी मांसल त्वचा के विकास की वजह से पहचाने जाते हैं। इसके आईलिड्स, इसके पलकें बहुत लंबी होती हैं, नाक का छेद बड़ा होता है और मुंह का खुलने का साइज भी ज्यादा होता है। शॉर्ट फेस्ड टम्बलर की बीक, उसकी चोंच बिल्कुल फिंच के जैसी होती है, एक विशेष पक्षी के जैसे। कॉमन टम्बलर हाई एल्टीट्यूड पर टाइट फ्लॉक में उड़ता है और हवा में उल्टा घूमता है। रंट एक बहुत बड़ा पिजन होता है। इसका बीक लंबा और स्ट्रांग होता है और पैर भी बड़े होते हैं। इसके कुछ सब ब्रीड्स की गर्दन लंबी होती है, कुछ के विंग्स और टेल लंबी होती हैं और कुछ की टेल छोटी होती है। बार्ब पिजन कैरियर पिजन से जुड़ा है, लेकिन इसका बीक छोटा और बहुत मोटा होता है। पाउटर पिजन की बॉडी, विंग्स और लेग्स बहुत लंबी होती हैं। इसका क्रॉप, फूलने वाली थैली, इतनी बड़ी होती है कि जब ये इसे फुलाता है
तो देखने वाले हैरान भी हो सकते हैं और हंस भी सकते हैं। टर्बिट पिजन की छोटी और कॉनिकल चोंच होती है और इसका एक यूनिक हैबिट है। ये अपनी इसोफेगस यानी आहार नलिका ऊपर वाला हिस्से को हल्का सा फुलाता है। जैकोबिन पिजन के गले और पीठ की तरफ बाल उल्टे उगते हैं जो एक हुड जैसा बनाता है। इसके विंग्स और टेल के पंख प्रोपोर्शनली ज्यादा बड़े होते हैं। ट्रम्पेटर और लागर पिजन्स अपनी यूनिक आवाज की वजह से अलग पहचाने जाते हैं। फैनटेल पिजन में 30 से लेकर 40 तक टेल फेदर्स यानी पूंछ के पंख होते हैं, जबकि नॉर्मल पिजन्स में सिर्फ 12 या 14 होते हैं। इसके पंख हमेशा फैन की तरह फैले रहते हैं और कई अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स में इसका सर और टेल टच भी करते हैं। इसका ऑयल ग्लैंड यानी तेल ग्रंथि बिल्कुल गायब होती है। और भी कई नस्लें हैं जो यूनिक हैं, लेकिन ये कम डिस्टिंक्ट हैं। अलग अलग पिजन ब्रीड्स के स्केलेटन्स यानी कंकाल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। फेस के बोन्स की लेंथ, ब्रेथ और कर्वेचर में अंतर होता है। लोअर जॉ नीचे का जबड़ा का शेप और साइज बहुत अलग हो सकता है। कॉर्डल यानी पूंछ और स्कैरल यानी रीढ़ की निचली हड्डियां वर्टिब्रे का नंबर वेरी करता है। रिब्स की संख्या, उनकी विड्थ और उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। स्टर्नम यानी छाती की हड्डी में छोटे छोटे होल्स होते हैं जो शेप में वेरी करते हैं। फर्कुला यानी छाती की हड्डी का विश बोन के दोनों आर्म्स का साइज और डाइवर्जेंस भी अलग होता है, इनका फैलाव। और भी कई डिफरेंसेस हैं। माउथ का गेप खुलने का साइज, पलकों की लेंथ, नाक का छेद का साइज, जीभ का साइज जो हमेशा चोंच की लेंथ से डायरेक्ट रिलेशन में नहीं होता, फूलने वाली थैली का साइज और एसोफेगस यानी आहार नली का ऊपर वाला पार्ट। ऑयल ग्लैंड डेवलप होता है या अब्सेंट होता है। प्राइमरी विंग फेदर्स और टेल फेदर्स की संख्या, विंग और टेल का एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन, लेग्स और फीट की लेंथ, टोज में खुरदुरे हिस्से का नंबर, टोज के बीच की स्किन डेवलप होती है या नहीं। और भी कई फैक्टर्स वेरिएशन दिखाते हैं। परफेक्ट प्लूमेज यानी पूर्ण पंखों का आने का समय, नेस्लिंग यानी अंडे से निकलते ही बच्चों का डाउन फेदर्स का कंडीशन, एग्स का शेप और साइज, फ्लाइंग स्टाइल यानी उड़ने का तरीका, आवाज, मेल और फीमेल में स्लाइट डिफरेंसेस। अगर 20 पिजन्स को एक ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी पक्षी वैज्ञानिक के सामने रखा जाए और बोला जाए कि ये वाइल्ड बर्ड्स हैं, तो वो इन्हें अलग स्पीसीज मान लेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऑर्निथोलॉजिस्ट इंग्लिश कैरियर, शॉर्ट फेस्ड टम्बलर, रंट, बार्ब, पाउटर और फैनटेल को एक ही जीनस, एक ही वंश में रखेगा। अगर ऑर्निथोलॉजिस्ट को इनके अंदर इनहेरिटेड सब ब्रीड्स यानी उपनस्लें भी दिखाई जाएं, तो शायद वो इनको अलग स्पीसीज भी डिक्लेयर कर दे। चाहे पिजन्स की डिफरेंट ब्रीड्स में कितने भी डिफरेंसेस हों, मुझे पूरा यकीन है कि नेचुरलिस्ट्स की कॉमन ओपिनियन सही है। सभी डोमेस्टिक पिजन्स एक ही वाइल्ड स्पीसीज रॉक पिजन कोलंबा लिविया से आए हैं। इस टर्म के अंदर अलग अलग जियोग्राफिकल रेसेस यानी भौगोलिक नस्लें या सब स्पीसीज, उप प्रजातियां भी आती हैं जो सिर्फ छोटी छोटी बातों में अलग हैं। मुझे जो रीजंस इस कंक्लूजन तक ले गए वो दूसरे केसेस में भी लागू हो सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ उनका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अगर पिजन्स की अलग अलग ब्रीड्स सिर्फ वेराइटीज नहीं हैं और अगर वो रॉक पिजन से नहीं आई है, तो कम से कम 7-8 अलग वाइल्ड स्टॉक से आई होनी चाहिए, क्योंकि जितनी वैरायटीज आज हैं वो सिर्फ कुछ ही वाइल्ड स्पीसीज के क्रॉसिंग से नहीं बन सकती। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक पाउटर यानी बड़ी फूली हुई फसल वाला कबूतर को किसी दूसरी ब्रीड के साथ क्रॉस किया जाए, तो तब तक पाउटर नहीं बन सकता जब तक किसी पेरेंट स्टॉक, किसी मूल नस्ल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी ना हो। अगर हम ओरिजिनल वाइल्ड स्टॉक्स की थियरी मान लें, तो सभी ओरिजिनल स्टॉक्स रॉक पिजन्स ही होने चाहिए थे, क्योंकि पिजन्स ट्रीज पर फ्रीली बैठते या ब्रीड यानी प्रजनन नहीं करते। रॉक पिजन्स की अलग अलग सब स्पीसीज के अलावा सिर्फ 2-3 और स्पीसीज ही नोन है, लेकिन उनमें डोमेस्टिक ब्रीड्स के कोई फीचर्स नहीं मिलते।
अगर ये ओरिजिनल स्टॉक कहीं एग्जिस्ट करते तो ऑर्निथोलॉजिस्ट्स यानी पक्षी वैज्ञानिक को ज़रूर पता चलता, क्योंकि ये बर्ड्स साइज, हैबिट और फीचर्स में काफ़ी नोटिसेबल होते। अगर ये ओरिजिनल स्टॉक्स आज एग्जिस्ट नहीं करते तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त। लेकिन जो बर्ड्स प्रेसिपिसीज यानी खड़ी चट्टानों पर ब्रीड करते हैं और स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स होते हैं, तेज उड़ने वाले, उनका एक्सटिंक्ट हो जाना अनलाइकली है, असंभावित। कॉमन रॉक पिजन जो डोमेस्टिक ब्रीड्स के सेम हैबिट रखता है, मेडिटेरेनियन के छोटे आइलैंड तक सरवाइव कर रहा है। तो अगर ये ओरिजिनल स्टॉक्स एग्जिस्ट करते थे तो उनका एक्सटिंक्ट होना बहुत ही इम्प्रॉबेबल लगता है, संभावना से परे। जितने भी डोमेस्टिक ब्रीड्स हैं उनको दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट किया गया है। अगर ये ओरिजिनली वाइल्ड थी तो कुछ ब्रीड्स अपने नेटिव रीजन में वापस वाइल्ड हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया। सिर्फ डोव कॉट पिजन्स, जिसमें रॉक पिजन के बहुत कम चेंजेस हैं, कई जगह फेरल यानी जंगली हो चुका है। अगर हम मल्टीपल ओरिजिन्स यानी अनेक उत्पत्ति की थियोरी माने तो इसका मतलब ये होगा कि कम से कम 7-8 अलग स्पीसीज को डोमेस्टिक बनाया गया था। ये सब स्पीसीज एक हाफ सिविलाइज्ड अर्ध सभ्य इंसान ने पूरी तरह डोमेस्टिकेट की थी, और वो भी एंशिएंट टाइम्स में। ये सब स्पीसीज कैप्टिविटी यानी कैद में इतनी प्रोडक्टिव हो गई कि वो कॉन्टिन्यूअसली ब्रीड करने लगी। लेकिन रिसेंट स्टडीज दिखाती हैं कि किसी भी वाइल्ड एनिमल को डोमेस्टिक ब्रीड बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम ये माने कि 7-8 वाइल्ड पिजन्स स्पीसीज को पूरी तरह डोमेस्टिकेट किया गया था तो ये थियरी लॉजिकली बहुत वीक लगती है। रॉक पिजन्स का कलर, इनका रंग धूसर नीला स्लेटी ब्लू होता है और वाइट रंप यानी सफ़ेद पीठ होती है। इंडियन सब स्पीसीज में ये हल्का ब्लू होता है। टेल का एंड डार्क होता है। विंग्स पर 2 ब्लैक बार्स होते हैं, काले धब्बे। कुछ सेमी डोमेस्टिक ब्रीड्स और वाइल्ड ब्रीड्स में विंग्स पर ब्लैक चिकर धब्बेदार पैटर्न्स होते हैं। ये मार्क्स किसी भी दूसरे पिजन स्पीसीज में एक साथ नहीं मिलते, लेकिन जितने भी डोमेस्टिक ब्रीड्स हैं उनमें ये मार्क्स कभी न कभी दिखाई देते हैं। अगर अलग अलग ब्रीड्स को क्रॉस किया जाए और कोई भी पेरेंट ब्लू न हो तब भी ऑफ स्प्रिंग में ये ओरिजिनल कलर और मार्किंग्स आ सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक प्योर वाइट फैंटेल पूरी तरह सफ़ेद पंखों वाला एक ब्लैक बार्ब काले रंग का क्रॉस किया। इनके ऑफ स्प्रिंग मॉटल्ड ब्राउन और ब्लैक ह्यू थे। मैंने इन्हें फिर क्रॉस किया और एक ग्रैंड चाइल्ड तीसरी पीढ़ी में एक ऐसा बर्ड आया जो रॉक पिजन की तरह प्योर ब्लू कलर का था, वाइट रंप और ब्लैक बार्स के साथ। ये रिवर्जन तो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, पूर्वजों के गुणों की वापसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर सभी डोमेस्टिक ब्रीड्स एक ही रॉक पिजन से आई हैं तो ये इजीली समझ में आता है, लेकिन अगर हम इस थियोरी को डिनाई करें तो हमें ये 2 एक्सट्रीम असम्पशंस लेनी पड़ेंगी कि पहला, सभी इमेजिन्ड अब ओरिजिनल स्टॉक्स यानी मूल जंगली नस्लें रॉक पिजन की तरह ही कलर्ड और मार्क्ड थी, जो कि इम्प्रॉबेबल है क्योंकि आज तक कोई और स्पीसीज ऐसी नहीं दिखी। हर डोमेस्टिक ब्रीड चाहे वो कितनी भी प्योर हो किसी न किसी स्टेज पर रॉक पिजन के साथ क्रॉस हो चुकी है, लेकिन हमें कोई ऐसा फैक्ट नहीं मिला जो ये दिखाए कि एक बच्चा किसी एक एंसेस्टर से 12 या 20 जनरेशन्स के बाद तक ट्रेड्स इनहेरिट करता है। अगर कोई ब्रीड सिर्फ एक बार किसी दूसरी ब्रीड के साथ क्रॉस हो तो हर जनरेशन में फॉरेन ब्लड का इफेक्ट कम होता है, इसलिए रिवर्जन यानी वापसी होने की पॉसिबिलिटी लगातार कम होती जाती है। लेकिन अगर कोई क्रॉस नहीं हुआ और दोनों पेरेंट्स में किसी पुराने कैरेक्टर की वापसी आने की टेंडेंसी हो तो ये टेंडेंसी अनेक जनरेशन्स तक अनडिमिनिश्ड यानी बिना घटे चलती रह सकती है। ये 2 अलग केसेस इनहेरिटेंस पर लिखी कई किताबों में कंफ्यूज किए गए हैं। सबसे लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी डोमेस्टिक पिजन्स ब्रीड्स हैं उनके हाइब्रिड्स या मॉन्ग्रेल्स परफेक्टली फर्टाइल होते हैं। मैंने अलग अलग ब्रीड्स का जानबूझकर ऑब्जर्वेशन किया और ये कंफर्म किया कि इन सब के हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग भी बिना किसी प्रॉब्लम के फर्टाइल होते हैं। अब किसी भी 2 बिल्कुल अलग एनिमल्स के हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग का परफेक्टली फर्टाइल होना एक एक्सट्रीमली रेयर या इम्पॉसिबल केस है। कुछ ऑथर्स ये मानते हैं कि लॉन्ग टर्म डोमेस्टिकेशन स्टेरिलिटी यानी बांझपन को हटा सकता है। कुत्ते के
इतिहास से मुझे ये हाइपोथेसिस थोड़ी सही लगती है, लेकिन अब तक एक भी एक्सपेरिमेंट इसे प्रूफ नहीं करता। लेकिन अगर ये थियरी एक्सटेंड करके ये कहा जाए कि कैरियर्स यानी लंबी चोंच वाले, टम्बलर्स हवा में पलटियां खाने वाले, पाउडर्स फूली हुई फसल वाले और फैंटेल्स चौड़े और उठे हुए पूंछ वाले जितने अलग स्पीसीज से आए हैं और फिर भी एक दूसरे के साथ परफेक्टली फर्टाइल हैं, तो ये बहुत ही रैश एजम्पशन लगेगा। कई रीजंस हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि सभी डोमेस्टिक पीजन्स एक ही ओरिजिनल स्टॉक रॉक पीजन से आए हैं। अगर डोमेस्टिक पीजन्स डिफरेंट वाइल्ड स्पीसीज से आते तो इंसान ने 7 या 8 अलग अलग वाइल्ड स्पीसीज को सक्सेसफुली डोमेस्टिकेट किया होता, जो मुश्किल है। ये वाइल्ड स्पीसीज अब तक अननोन होती या एक्सटिंक्ट हो चुकी होती, जो इम्प्रॉबेबल है, संभावना से परे। रॉक पिजन के अलावा कोई और सिमिलर पिजन स्पीसीज नहीं मिली जो डोमेस्टिक पिजन्स के फीचर्स रखती हैं। डोमेस्टिक ब्रीड्स में ब्लू कलर और रॉक पिजन के मार्किंग्स बार बार वापस आती हैं, चाहे उन्हें कितना भी प्योर ब्रीड किया जाए या अलग अलग ब्रीड्स को क्रॉस किया जाए। हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग भी परफेक्टली फर्टाइल होती हैं, जो कंफर्म करता है कि ये सब एक ही स्पीसीज से आए हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सी लिविया यानी रॉक पिजन को यूरोप और इंडिया दोनों जगह डोमेस्टिकेट किया गया है और ये अपनी हैबिट्स और स्ट्रक्चर में डोमेस्टिक पिजन्स के साथ मिलता है। अगर एक इंग्लिश कैरियर या शॉर्ट फेस्ड टम्बलर को रॉक पिजन से कंपेयर किया जाए तो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अगर अलग अलग सब ब्रीड्स को कंपेयर करें, स्पेशली जो अलग अलग देशों से आई हैं, तो एक परफेक्ट ट्रांजिशन, एक बदलाव की कड़ी दिखाई देती है। यानी हमें एक्सट्रीम डिफरेंसेस के बीच एक मिडिल फॉर्म भी मिलता है जो इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। जो फीचर्स हर ब्रीड के लिए खास हैं, जैसे कैरियर लंबी चोंच का वेटल, सिर पर मोटी चमड़ी, टम्बलर की छोटी चोंच, फैंटेल में ज़्यादा टेल फेदर्स, पूंछ के पंख, ये सभी फीचर्स हर ब्रीड में काफ़ी वेरिएबल होते हैं। जब हम सिलेक्शन के टॉपिक पर आएंगे तो ये समझना ऑब्वियस होगा कि ये वेरिएशंस, ये परिवर्तन कैसे ग्रेजुअली एक्यूमुलेट होते हैं। पिजन्स को हजारों सालों से डोमेस्टिकेट किया गया है। सबसे पुराना लिखित रिकॉर्ड इजिप्ट की 5th डायनेस्टी 3000 BC में मिली है। प्रोफेसर लेप्सियस के अनुसार मिस्टर बर्च ने बताया कि पिजन्स का जिक्र एक और भी पुरानी डायनेस्टी के फूड मेनू में है। रोमन समय, प्लिनी के अनुसार रोमन समय में पिजन्स की बहुत बड़ी वैल्यू थी और लोग उनके लीनिएज को भी ट्रैक करते थे। 1600 AD के आसपास अकबर खान के कोर्ट में 20,000 पिजन्स हमेशा रखने का मेंशन है। ईरान और तुरान के बादशाहों ने रेयर ब्रीड्स भेजी थी और अकबर ने क्रॉस ब्रीडिंग करके नए तरीके के पिजन्स डेवलप किए थे। उसी पीरियड में डच लोग भी पिजन्स के लिए उतने ही क्रेजी थे जितने रोमन्स थे। जब हम सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखेंगे तो ये समझना और भी क्लियर होगा कि इतनी वेरिएशंस, इतने परिवर्तन कैसे आए, क्यों हर ब्रीड का स्ट्रक्चर कभी कभी मॉन्स्ट्रस यानी असाधारण लगता है, क्यों पिजन्स में अलग ब्रीड्स एक साथ एक ही एवियरी, एक ही पिंजरे में रखी जा सकती हैं, क्योंकि मेल और फीमेल पिजन्स एक बार पेयर होने के बाद जिंदगी भर साथ रहते हैं। मैंने जब पहली बार पिजन्स को क्लोजली ऑब्जर्व और ब्रीडिंग की स्टडी किया तो मुझे भी ये मानना मुश्किल लगा कि ये सब एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। एक नेचुरलिस्ट को जितनी मुश्किल किसी लार्ज बर्ड ग्रुप जैसे फिंचेस की ओरिजिन को समझने में होती है, उतनी ही मुश्किल मुझे पिजन्स को समझने में हुई थी। मुझे एक इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि जो भी ब्रीडर, पालतू जानवर पालने वाले और प्लांट कल्टीवेटर हैं, वो हमेशा ये मानते हैं कि उनकी स्पेसिफिक ब्रीड एक यूनिक स्पीसीज से आई है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी फेमस हेरफोर्ड कैटल गाय बैल के ब्रीडर से पूछा जाए कि उनके कैटल लॉन्ग हॉर्न्ड स्पीसीज से आए हो सकते हैं तो वो हंसकर मना कर देंगे। मैंने किसी भी पिजन, पोल्ट्री, डक या रैबिट फैंसियर को नहीं देखा जो ये न माने कि उसकी ब्रीड एक यूनिक स्पीसीज से आई है। वैन मॉन्स, जो पेयर्स, नाशपाती और एप्पल्स, सेब के एक्सपर्ट थे, ये बिल्कुल नहीं मानते थे कि एक रिप्स्टन पिपिन या कोडलिन एप्पल एक ही ट्री के सीड से आए हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ब्रीडर्स अपनी ब्रीड के डिफरेंसेस को इतना क्लोजली देखते हैं कि वो उन्हें एक्सट्रीम लगने लगते हैं। वो जानते हैं कि हर रेस थोड़ा वेरी करती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में होने वाले एक्यूमुलेशन को इग्नोर कर देते हैं।
ब्रीडर्स इनहेरिटेंस के लॉज को ज़्यादा क्लोजली देखते हैं, लेकिन कुछ नेचुरलिस्ट जो इनहेरिटेंस के लॉज को ब्रीडर्स से कम जानते हैं और जो स्पीसीज इवोल्यूशन के बीच लिंक्स को समझने में फेल होते हैं, वो कभी कभी स्पीसीज इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट का मजाक उड़ाते हैं। अगर ब्रीडर्स अपने स्पीसीज की ओरिजिन को इतना रिजिडली, इतना सख्ती से समझते हैं, तो नेचुरलिस्ट्स को भी ज़्यादा सावधानी लेनी चाहिए जब वो नेचुरल स्पीसीज के इवोल्यूशन को डिनाई करते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डोमेस्टिक रेसेस कैसे बनी, चाहे वो एक स्पीसीज से आई हों या कई क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से। कुछ छोटा इफेक्ट, कुछ छोटा प्रभाव एक्सटर्नल कंडीशंस, बाहरी परिस्थितियों और हैबिट, आदत का हो सकता है। लेकिन जो भी ये सोचता है कि एक ड्राई हॉर्स, एक भारवाही घोड़ा और रेस हॉर्स, दौड़ने वाला घोड़ा, ग्रे हाउंड और ब्लड हाउंड या कैरियर और टम्बलर पिजन सिर्फ एक्सटर्नल कंडीशंस और हैबिट से डेवलप हो गए, वो एक बोल्ड सोच रखता है। एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो डोमेस्टिक ब्रीड्स में दिखाई देता है वो ये है कि इनके चेंजेस एनिमल्स या प्लांट्स के अपने बेनिफिट के लिए नहीं होते, बल्कि ह्यूमंस के यूज़ या प्रेफरेंसेस के लिए होते हैं। कुछ वेरिएशंस एकदम से सडनली आई होंगी, जैसे बॉटनिस्ट ये मानते हैं कि फ्यूलर्स टिएजले एक प्रकार का पौधा सिर्फ वाइल्ड डिप्सेकस का एक वैरायटी है, एक प्रकार है जिसमें हुक्स यानी कांटे नेचुरली डेवलप हो गए जो किसी भी मैकेनिकल टूल से बेहतर है। टर्नस्पीड डॉग और एनकन शीप में भी सडन चेंज देखने को मिला। लेकिन अगर हम ड्राई हॉर्स और रेस हॉर्स, ड्रोमेडरी और कैमल या डिफरेंट शीप ब्रीड्स को देखें तो ये क्लियर होता है कि ये चेंजेस एकदम नहीं आए। शीप की अलग अलग ब्रीड्स अलग तरह के इन्वायरमेंट के लिए सूटेड हैं। किसी का वुल, किसी का ऊन एक पर्पस के लिए बेटर है तो किसी का दूसरे के लिए। डॉग्स की हर ब्रीड का अलग फंक्शन है, कोई हंटिंग के लिए, कोई गार्डिंग के लिए, कोई पेट के रूप में पालने के लिए। गेम कॉक यानी लड़ाकू मुर्गा और दूसरी ब्रीड्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग बिहेवियर रखती हैं। कुछ एग्रेसिव यानी आक्रामक होते हैं, कुछ बिल्कुल शांत और कुछ छोटे और सुंदर। ऑर्चर्ड और फ्लावर गार्डन के प्लांट्स भी इसी प्रिंसिपल पर डेवलप किए गए हैं, अलग अलग सीजन्स और अलग पर्पसेस के लिए। अगर ये सब एकदम रेडीमेड आए होते तो ये डेवलपमेंट का लॉजिक नहीं बनता। इसका रियल एक्सप्लेनेशन ये है कि सिलेक्शन के प्रोसेस से ग्रेजुअली यूजफुल ट्रेड्स एक्यूमुलेट होते गए। मनुष्य नेचुरल वेरिएशंस को सिलेक्ट करता गया और उन्हें एक डायरेक्शन में डेवलप किया जो उसके काम की थी। सिलेक्शन का ये प्रिंसिपल सिर्फ एक अजम्पशन नहीं है बल्कि प्रूवन फैक्ट है। कई फेमस ब्रीडर्स एक ही लाइफ टाइम में कैटल और शीप की ब्रीड्स में बड़े बड़े मॉडिफिकेशंस ला चुके हैं। इस टॉपिक पर कई ट्रेटिसेस, अध्ययन पुस्तकें लिखी गई हैं, और अगर किसी को इस प्रोसेस की रियलिटी समझनी हो तो उसे इन एनिमल्स को देखना पड़ेगा। ब्रीडर्स हमेशा एक एनिमल के स्ट्रक्चर को एक प्लास्टिक, एक लचीला फॉर्म की तरह देखते हैं जिससे वो अपनी इच्छा के अनुसार मोल्ड ढाल सकते हैं। यूअर्ट जो एग्रीकल्चर और ब्रीडिंग में एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने लिखा कि सिलेक्शन वो जादुई छड़ी है जिसमें एक एग्रीकल्चरिस्ट अपने झुंड, अपने फ्लॉक का नेचर सिर्फ मॉडिफाई ही नहीं कर सकता बल्कि पूरा चेंज कर सकता है। लॉर्ड सोमरविल ने शीप ब्रीडिंग पर लिखा कि ऐसा लगता है जैसे ब्रीडर्स ने एक परफेक्ट शीप का फॉर्म वॉल पर ड्रॉ किया हो और फिर उसे रियलिटी में ला दिया हो। सर जॉन सेब्रिट जो पिजन ब्रीडिंग में एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा था कि अगर किसी पिजन के पंख में कोई स्पेसिफिक कलर लाना हो तो वो 3 साल में कर सकते हैं, लेकिन अगर हेड और बीक, सिर और चोंच मॉडिफाई करनी हो तो 6 साल लगेंगे। सैक्सनी में मेरिनो शीप, एक खास ऊनी भेड़ की सिलेक्शन एक प्रोफेशनल ट्रेड है। शीप को टेबल पर रखा जाता है और उनका इंस्पेक्शन किया जाता है जैसे एक एक्सपर्ट एक पेंटिंग को स्टडी करता है। ये प्रोसेस 3 बार होती है अलग अलग महीनों में, और हर बार बेस्ट शीप को सिलेक्ट करके एक सुपीरियर ब्रीड बनाई जाती है। इंग्लैंड में भी सिलेक्शन की शक्ति इस बात से प्रूव होती है कि हाई क्वालिटी ब्रीड्स के एनिमल्स के लिए एग्जॉर्बिटेंट यानी बहुत ऊंचे प्राइसेस दिए जाते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग को जनरली अवॉइड किया जाता है, सिर्फ क्लोजली रिलेटेड ब्रीड्स में कभी कभी यूज़ किया जाता है। अगर एक क्रॉस किया जाए तो सिलेक्शन और भी ज़रूरी हो जाता है ताकि डिज़ायर्ड ट्रेड्स एक्यूमुलेट हो सके। अगर सिलेक्शन सिर्फ एक डिस्टिंक्ट वैरायटी को अलग करके ब्रीड करने तक लिमिटेड होती तो ये इतना इम्पॉर्टेंट बात नहीं होती।
इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि सिलेक्शन हर जनरेशन में माइक्रो लेवल चेंजेस को एक डायरेक्शन में एक्यूमुलेट कर देता है, जो एक आम आदमी नोटिस भी नहीं कर सकता। हर 1000 में से शायद एक आदमी के पास इतनी शार्प आई, इतनी तेज नज़र और जजमेंट होती है कि वो एक एमिनेंट ब्रीडर बन सके, एक अच्छा प्रजनक। अगर कोई ये सब क्वालिटीज रखता हो और अपनी ज़िंदगी इसी में लगा दे तो वो काफ़ी बड़े इंप्रूवमेंट्स कर सकता है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी स्किल कम हो तो वो फेल करेगा। पिजन फेंसियर्स, कबूतर पालने वाले भी एक स्किल्ड प्रोफेशन है जिसमें नेचुरल टैलेंट और प्रैक्टिस दोनों लगती हैं। प्लांट ब्रीडिंग में सिलेक्शन और भी ऑब्वियस होता है। कोई भी ये नहीं मानता कि एक ही वेरिएशन से कोई बेस्ट वैरायटी बनी हो। इसका प्रूफ ये है कि कई केसेस में प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे गए हैं। गूसबेरी, एक फल की स्टेडली इंक्रीजिंग साइज, लगातार बढ़ता आकार, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। फ्लोरिट्स, फ्लावर्स में भी एक बड़ा इंप्रूवमेंट देखा गया है। अगर 20-30 साल पुराने ड्राइंग्स देखी जाएं तो फर्क साफ हो जाता है। जब एक प्लांट वैरायटी एक बार स्टेब्लिश हो जाती है तो सीड रेजर्स, बीज उगाने वाले, सिर्फ रोग्स यानी गलत वेरिएशंस को रिमूव करते हैं। एनिमल्स में भी यही प्रोसेस होती है। सबसे खराब इंडिविजुअल्स को ब्रीड करने से रोका जाता है। यानी सिलेक्शन एक इवोल्यूशनरी टूल है जो नेचर की नेचुरल वेरिएशंस को यूज करके एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इंप्रूवमेंट करता है। मनुष्य सिलेक्शन के माध्यम से नए ब्रीड्स बनाता है और जो ब्रीड्स यूजफुल होती हैं वो सरवाइव करती हैं। यही सिलेक्शन का प्रिंसिपल नेचर में भी अप्लाई होता है, जिससे स्पीसीज ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे इवॉल्व होती हैं। जब हम प्लांट्स को देखते हैं तो सिलेक्शन का इफेक्ट को ऑब्जर्व करना का एक और तरीका है कि सेम स्पीसीज की डिफरेंट वेराइटीज को कंपेयर किया जाए, एक ही प्रजाति के अलग वेराइटीज को। फ्लावर गार्डन यानी फूलों के बागीचे में एक ही स्पीसीज के अलग अलग वेराइटीज के फ्लावर्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं। किचन गार्डन, रसोई के बागीचे में जो प्लांट्स उगाए जाते हैं उनमें उनके वैल्यूड पार्ट्स जैसे लीव्स, पत्ते, पॉड्स, फली, ट्यूबर्स यानी गांठें, इनमें वेरिएशन होती है। बाग में एक ही स्पीसीज के डिफरेंट फ्रूट वेराइटीज के शेप, कलर और टेक्सचर में डिफरेंसेस होते हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स देखें तो कैबेज यानी पत्ता गोभी के लीव्स काफ़ी अलग दिखते हैं लेकिन फ्लावर्स एक जैसे लगते हैं। हार्टसेस एक प्रकार का फूल है, इसके फ्लावर बहुत अलग होते हैं लेकिन पत्ते एक जैसे दिखते हैं। गूसबेरी के अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स अपने साइज, कलर, शेप और हेरीनेस, रूखेपन में काफ़ी डिफरेंट होते हैं, लेकिन फ्लावर्स में सिर्फ थोड़ा डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि जो वेराइटीज़ किसी एक पॉइंट पर ज़्यादा डिफरेंट हैं वो बाकी सब में एकदम सेम है, लेकिन कोरिलेशन ऑफ ग्रोथ, विकास का आपसी संबंध का एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो इंश्योर करता है कि जब एक फीचर चेंज होता है तो दूसरे में भी कुछ माइनर चेंजेस आते हैं, लेकिन जो मेजर डिफरेंसेस आता है वो कॉन्टिन्यूअस सिलेक्शन, लगातार चयन की वजह से आता है, चाहे वो लीव्स यानी पत्ते हों, फ्लावर्स या फ्रूट। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि सिलेक्शन को एक मेथोडिकल प्रोसेस, विधिवत प्रक्रिया के रूप में यूज़ करना सिर्फ 75 साल पहले स्टार्ट हुआ है। हाँ, रिसेंट ईयर्स में इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है और इस पर कई अध्ययन पुस्तकें, ट्रेटिसेस भी लिखी गई हैं, लेकिन ये कहना कि सिलेक्शन एक मॉडर्न डिस्कवरी है बिल्कुल गलत होगा। अगर हम हिस्ट्री देखें तो एंशिएंट टाइम्स में भी सिलेक्शन की इम्पोर्टेंस समझी जाती थी। इंग्लैंड के बारबेरिक पीरियड्स में चॉइस एनिमल्स, चुने हुए जानवर इंपोर्ट किए जाते थे और उनके एक्सपोर्ट को प्रिवेंट करने के लिए कानून बनाए गए थे। छोटे साइज के हॉर्सेस को मारना का ऑर्डर दिया गया था, जो एक तरह से बेकार प्लांट्स या एनिमल्स को हटाने के प्रोसेस जैसा था। एंशिएंट चाइनीज एनसाइक्लोपीडिया में भी सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियरली मेंशन है। रोमन्स के क्लासिकल टेक्स्ट में भी सिलेक्शन के एक्सप्लिसिट रूल्स दिए गए हैं। बाइबल के जेनेसिस के पैसेजेस से भी ये क्लियर होता है कि डोमेस्टिक एनिमल्स का रंग भी उस समय एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता था। इवन सैवेजेस भी अपने डॉग्स को वाइल्ड कैनाइन के साथ क्रॉस करके उनकी ब्रीड इंप्रूव करने की कोशिश करते थे। ये प्लिनी के राइटिंग्स में भी मेंशन है। साउथ अफ्रीका के ट्राइब्स यानी साउथ अफ्रीका की जनजातियां अपने ड्रॉट कैटल, भार ढोने वाले पशु को उनके कलर के बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं। इनुइट जनजाति भी अपने
डॉग टीम्स के कलर के बेसिस पर मैच करते हैं। डॉक्टर लिविंगस्टोन ने ऑब्जर्व किया कि अफ्रीका के इंटीरियर में जो नेग्रो ट्राइब्स हैं वो अपने डोमेस्टिक ब्रीड्स को बहुत वैल्यूएबल मानते हैं, बिना किसी यूरोपियन इन्फ्लुएंस के भी। ये सब फैक्ट्स ये प्रूव करते हैं कि ब्रीडिंग का ध्यान एंशिएंट टाइम से दिया जा रहा है। ये एक स्ट्रेंज फैक्ट होता अगर लोग ब्रीडिंग पर ध्यान न देते, क्योंकि गुड और बैड क्वालिटीज़ का इनहेरिटेंस बहुत ऑब्वियस होता है। आज एमिनेंट ब्रीडर्स यानी अच्छे प्रजनक मेथोडिकल सिलेक्शन व्यवस्थित चयन करते हैं एक स्पेसिफिक गोल के साथ, ताकि एक नई सुपीरियर ब्रीड डेवलप हो। लेकिन अनकॉन्शियस सिलेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। एक आदमी जो अपने डॉग्स ब्रीड करता है वो नेचुरली अपने बेस्ट डॉग्स को सिलेक्ट करेगा। उसका गोल कोई स्पेसिफिक नई ब्रीड डेवलप करना नहीं होगा, लेकिन सेंचुरीज तक यही प्रोसेस रिपीट होने से ब्रीड इंप्रूव हो जाएगी। इसी अनकॉन्शियस सिलेक्शन ने बिना किसी प्लान्ड एफर्ट के भी कुछ ब्रीड्स में बड़े बड़े मॉडिफिकेशंस लाए हैं। बेकवेल और कॉलिंस जैसे फेमस ब्रीडर्स ने इसी प्रिंसिपल को मेथोडिकली फॉलो करते अपने लाइफ टाइम में ही कैटल ब्रीड्स को ड्रामेटिकली मॉडिफाई किया। ऐसे स्लो और इनसेंसिबल चेंजेस को नोटिस नहीं किया जा सकता जब तक एग्जैक्ट मेजरमेंट्स या ड्राइंग्स अवेलेबल ना हो। लेकिन कभी कभी अनचेंज्ड ब्रीड्स लेस सिविलाइज्ड एरियाज में मिल जाती हैं जहां ब्रीड इंप्रूवमेंट नहीं हुआ होता। एग्जाम्पल के लिए किंग चार्ल्स स्पेनियल को अनकॉन्शियस सिलेक्शन की वजह से बहुत मॉडिफाई किया गया। सेटर डॉग शायद स्पेनियल ब्रीड से ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ हो। इंग्लिश पॉइंटर पिछले 100 सालों में ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। ये फॉक्स हाउंड के साथ क्रॉस किया गया था, लेकिन मेजर चेंज एक ग्रेजुअल और अनकॉन्शियस प्रोसेस से आया। ओल्ड स्पेनिश पॉइंटर जो स्पेन से आया था, आज स्पेन में वैसा डॉग मिलता ही नहीं है। इसी सिलेक्शन प्रोसेस से इंग्लिश रेस हॉर्सेस, दौड़ने वाले घोड़े इतने पावरफुल और तेज हो गए कि वो अपने अरब एंसेस्टर्स को भी सरपास करते हैं। गुडवुड रेसेस के रूल्स में अरब हॉर्सेस के लिए स्पेशल वेट एडवांटेज रखा गया है, क्योंकि वो इंग्लिश ब्रीड्स के मुकाबले कमज़ोर लगते हैं। लॉर्ड स्पेंसर और दूसरे एक्सपर्ट्स ने दिखाया कि इंग्लैंड में कैटल का वेट और अर्ली मैच्योरिटी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। यूआर्ट एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल देते हैं जो ये दिखाता है कि सिलेक्शन का प्रोसेस कभी कभी बिना किसी प्लानिंग के भी काम करता है। इस केस में ब्रीडर्स का इंटेंशन एक स्पेसिफिक रिजल्ट बनाना नहीं था, बल्कि लेकिन फिर भी दो अलग अलग स्ट्रेन्स यानी प्रजातियां डेवलप हो गई। लाइसेस्टर शीप भेड़ की नस्ल जो मिस्टर बकले और मिस्टर बुर्गीज के पास थी, प्योर ब्रीड थी और 50 साल तक मिस्टर बेकवेल के ओरिजिनल स्टॉक से ही आई थी। कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं कहेगा कि इन्होंने कभी अपनी फ्लॉक को किसी दूसरी ब्रीड के साथ मिक्स किया होगा, लेकिन फिर भी इन दोनों जेंटलमैन के शीप इतने अलग दिखाई देते हैं जैसे वो बिल्कुल अलग वेराइटीज हों। ये अनकॉन्शियस सिलेक्शन का इफेक्ट है। जब कोई ब्रीडर अपने बेस्ट इंडिविजुअल्स को बार बार सिलेक्ट करता है तो धीरे धीरे एक नए टाइप की ब्रीड डेवलप हो सकती है बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के भी। अगर कोई इतना बारबेरिक है कि उसने कभी भी डोमेस्टिक एनिमल्स के इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में नहीं सोचा, फिर भी वही एनिमल्स जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूजफुल होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। फेमिन यानी अकाल या किसी और डिजास्टर के टाइम पर भी ऐसे एनिमल्स को बचा लिया जाता है। ऐसे चॉइस एनिमल्स, चुने हुए जानवर ज़्यादा सर्वाइव करते हैं और अपनी आगे की जेनरेशन्स में अपने जीन्स पास करते हैं। ये सिलेक्शन का एक और नेचुरल फॉर्म है जो अनकॉन्शियस तरीके से काम करता है। एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल टेरा डेल फ्यूगो के बारबेरियंस का है, जो अपने डॉग्स को ज़्यादा वैल्यूएबल मानते हैं और खाने के लिए अपनी बूढ़ी औरतों को मार देते हैं। ये दिखाता है कि पालतू जानवर भी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में एक बड़ा रोल रखते हैं। प्लांट्स में भी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट का प्रोसेस चलता है। बेस्ट इंडिविजुअल्स नेचुरली प्रिजर्व्ड होते हैं, चाहे ये अलग अलग स्पीसीज के क्रॉसिंग से हो या सिर्फ एक स्पीसीज में वेरिएशन हो। इसका रिजल्ट ग्रेजुअली बेटर प्लांट्स के फॉर्म में आता है। अगर मॉडर्न वेराइटीज को पुरानी वेराइटीज या पेरेंट स्टॉक से कंपेयर करें तो हार्टसीज, रोज, पेलार्गोनियम, ढेलिया और दूसरे फ्लावर्स आज के समय में काफ़ी बड़े, सुंदर और डेवलप्ड हैं। पहले की तुलना में आज के फ्लावर्स और फ्रूट्स काफ़ी रिफाइंड और लार्ज हैं, बड़े। कोई भी ये उम्मीद नहीं करेगा कि एक वाइल्ड प्लांट का सीड एकदम से एक फर्स्ट रेट हार्टसीज या ढेलिया देगा। एक वाइल्ड पेयर यानी जंगली नाशपाती का सीड एकदम बेस्ट क्वालिटी पेयर नहीं दे सकता।
लेकिन अगर वो किसी गार्डन स्टॉक यानी बागीचे में उगाए गए से आया हो तो शायद हो सकता है। प्लिनी, प्राचीन रोमन लेखक, के डिस्क्रिप्शन के अनुसार क्लासिकल टाइम्स में पेयर्स काफी इंफीरियर क्वालिटी के होते थे। हॉर्टिकल्चरल बुक्स में गार्डनर्स की स्किल को एक अमेजिंग चीज माना जाता है क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी वैरायटीज डेवलप की हैं। लेकिन ये स्किल काफी सिंपल है। हमेशा बेस्ट वैरायटी को कल्टीवेट करो, उसके सीड्स रखो और जो नए वेरिएशंस आए उनमें से बेस्ट सेलेक्ट करो। एंशिएंट गार्डनर सिर्फ बेस्ट वैरायटीज प्रिजर्व करते गए, बिना ये सोचे कि आगे जाके हमें इतनी अच्छी क्वालिटी का फ्रूट मिलेगा। लेकिन उनके अननोइंगली, अनजाने में किए गए सिलेक्शन का ही रिजल्ट है कि आज हम बेस्ट फ्रूट्स और फ्लावर्स इंजॉय करते हैं। इतने सालों तक सिलेक्शन का प्रोसेस चलने के बाद कल्टीवेटेड प्लांट्स यानी खेती के पौधे इतने मॉडिफाई हो चुके हैं कि उनके वाइल्ड एंसेस्टर को पहचानना मुश्किल हो गया है। कई केसेस में हमें नहीं पता कि किसी डोमेस्टिक प्लांट का असली वाइल्ड एंसेस्टर कौन सा है। जो प्लांट सबसे ज़्यादा यूजफुल हैं वो कई सेंचुरीज तक कॉन्टिन्यूसली सिलेक्ट होते आए हैं। इसलिए न तो ऑस्ट्रेलिया, न केप ऑफ गुड होप और न ही किसी और ऐसे रीजन में जो अनसिविलाइज्ड सोसाइटी के कंट्रोल में था कोई भी इंपॉर्टेंट कल्टीवेटेड प्लांट डेवलप हो पाया। ऐसा नहीं है कि ये रीजन्स नेचुरली यूजफुल प्लांट्स नहीं रखते, बल्कि वहाँ के नेटिव प्लांट्स अब तक सिलेक्शन के प्रोसेस से नहीं गुजरे। इस वजह से वो उतने यूजफुल नहीं हो पाए जितने सिविलाइज्ड सोसाइटीज के प्लांट्स हैं। जो अनसिविलाइज्ड लोग डोमेस्टिक एनिमल्स रखते हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने लायक है। ज़्यादातर एनिमल्स को अपना फूड खुद ढूंढना पड़ता है। हर सीजन में उन्हें अलग कंडीशंस फेस करनी पड़ती है। अगर दो अलग रीजन्स जहां कंडीशंस अलग हैं, इनमें एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स हैं तो जो स्लाइटली डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस, शारीरिक बनावट या स्ट्रक्चर वाले होंगे वो एक जगह ज़्यादा सर्वाइव करेंगे और दूसरी जगह कम। इसलिए नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस से ग्रेजुअली दो सब ब्रीड्स डेवलप हो सकती हैं। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों कुछ ऑथर्स ये मानते हैं कि सैवेजेस के पास जो एनिमल वैरायटीज हैं उनका कैरेक्टर एक इंडिपेंडेंट स्पीसीज जैसा होता है। अनकॉन्शियस सिलेक्शन एक बहुत पावरफुल प्रोसेस है जो बिना किसी प्लानिंग के भी अलग अलग ब्रीड्स डेवलप कर सकता है। जैसे मिस्टर बकली और मिस्टर बर्गीज के लाइसेस्टर शिप के फ्लॉक्स के अलग अलग दिखना है। इवन सेवेजेस यानी आदिम लोग अननोइंगली सिलेक्शन फॉलो करते हैं, चाहे वो अकाल के टाइम पर बेस्ट एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना हो या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एनिमल्स का पालन पोषण करना हो। प्लांट्स में भी सिलेक्शन ग्रेजुअल चेंजेस लाता है और आज की कल्टीवेटेड वैरायटीज वाइल्ड वैरायटीज से बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं। कई ऐसे रीजन्स जो पुराने टाइम में सिविलाइज्ड नहीं थे उन्होंने कोई भी वैल्यूएबल कल्टीवेटेड प्लांट नहीं दिया क्योंकि वहाँ सिलेक्शन प्रोसेस नहीं चली। डोमेस्टिक एनिमल्स जब अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज में सर्वाइव करते हैं तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ग्रेजुअली उनके अलग अलग सब ब्रीड्स डेवलप हो सकती हैं। ये सभी पॉइंट्स इवोल्यूशन के थियरी को और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं क्योंकि ये दिखाते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस सिर्फ कॉन्शियस ब्रीडिंग तक लिमिटेड नहीं है बल्कि वो नेचुरली भी होता है। जिस तरह इंसान के द्वारा की गई सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, उससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमारी डोमेस्टिक ब्रीड्स अपने स्ट्रक्चर या हैबिट्स में इंसान के ज़रूरतों और पसंद के अनुसार अडैप्ट होती हैं। इससे ये भी समझना आसान हो जाता है कि डोमेस्टिक ब्रीड्स काफ़ी अब नॉर्मल यानी असामान्य क्यों होती है और उनका बाहरी अपीयरेंस, उनका बाहरी रूप इतना अलग क्यों होता है, जबकि इंटरनल ऑर्गन्स, आंतरिक अंग में इतना फर्क नहीं होता। इंसान सिर्फ वही स्ट्रक्चरल चेंजेस को सिलेक्ट कर सकता है जो एक्सटर्नली विजिबल होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर पर सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है और जनरली लोग उसकी परवाह नहीं करते। इंसान कभी भी किसी ऐसे वेरिएशन को सिलेक्ट नहीं कर सकता जो नेचुरली एग्जिस्ट ही न करे। कोई भी आदमी फैन टेल पिजन्स बनाने की कोशिश तब तक नहीं करेगा जब तक उसने एक पिजन नहीं देखा होगा जिसमें टेल स्लाइटली ज़्यादा डेवलप हो। कोई भी पाउटर पिजन, बड़ा क्रॉप वाला कबूतर तब तक नहीं बनाएगा जब तक उसने एक पिजन नहीं देखा हो जिसका क्रॉप थोड़ा बड़ा हो। जितना ज़्यादा अब नॉर्मल या अनयूजुअल एक ट्रेट होगा उतना ज़्यादा वो इंसान का ध्यान खींच लेगा। लेकिन ये कहना कि किसी आदमी ने कॉन्शियसली एक फैंटेल पिजन बनाने की सोची थी बिल्कुल गलत होगा। जो आदमी पहली बार एक स्लाइटली लार्जर टेल वाले पिजन्स को सिलेक्ट करेगा उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उसके डिसेंडेंट्स फ्यूचर में एक एक्सट्रीम फैन टेल पिजन बनेंगे।
शायद सबसे पहला फैनटेल पिजन एक जावा फैनटेल जैसा था, जिसमें सिर्फ 14 टेल फेदर्स थे। शायद पहला पाउटर पिजन सिर्फ टर्बिट पिजन की तरह हल्का सा क्रॉप इन्फ्लेट करता था। किसी बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस का होना जरूरी नहीं है ताकि एक फैंसियर उसे नोटिस करे। एक एक्सपीरियंस्ड पिजन ब्रीडर बहुत ही छोटी छोटी डिफरेंसेस देख लेता है। ह्यूमन नेचर ऐसे नए और रेयर चीज़ों को वैल्यू देता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। आज जो ब्रीड्स एस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं उनमें जो नए स्मॉल डिफरेंसेस आते हैं उनको फॉल्ट्स या डेविएशंस माना जाता है। कॉमन गूज यानी साधारण हंस में कोई भी नोटेबल वेरिएशन डेवलप नहीं हुई। इस वजह से थॉलोज और कॉमन गूज जो सिर्फ कलर में डिफरेंट हैं, पोल्ट्री शोज में अलग अलग ब्रीड्स की तरह एग्जिबिट किए जाते हैं। कई बार ये नोटिस किया गया है कि हमें डोमेस्टिक ब्रीड्स की ओरिजिन या हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो एक ब्रीड का एक डेफिनिट ओरिजिन होना मुश्किल है। एक ब्रीड कैसे डेवलप होती है? एक आदमी एक ऐसे इंडिविजुअल को प्रिजर्व करता है जो थोड़ा डिफरेंट होता है। वही इंडिविजुअल से ब्रीडिंग होती है और धीरे धीरे वो ट्रेड्स स्प्रेड होने लगते हैं। पहले तो इस ब्रीड का कोई डिस्टिंक्ट नाम भी नहीं होता। जब और इम्प्रूवमेंट होती है और वो वाइडली स्प्रेड हो जाती है तब उसका एक प्रोविंशियल, एक क्षेत्रीय नाम मिलता है। सेमी सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ में जहाँ कम्युनिकेशन स्लो होता है, एक नए सब ब्रीड का स्प्रेड भी स्लो हो जाता है। जब एक सब ब्रीड का इंपॉर्टेंस बढ़ता है तो अनकॉन्शियस सिलेक्शन ऑटोमेटिकली उसके फीचर्स को और इन्हेंस करता है। किसी पर्टिकुलर टाइम में या किसी स्पेसिफिक जगह में सिलेक्शन ज़्यादा एक्टिव हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन जो भी छोटी छोटी चेंजेस होती हैं उनका रिटर्न रिकॉर्ड प्रिजर्व होना लगभग इम्पॉसिबल है। इस वजह से हमें डोमेस्टिक ब्रीड्स का एग्जैक्ट ओरिजिन नहीं मिलता। अगर सिलेक्शन प्रॉपरली काम करे तो कुछ कंडीशंस ज़रूरी होती हैं। हाई वेरिएबिलिटी, जितने ज़्यादा वेरिएशंस मिलेंगे उतना अच्छा मटेरियल सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होगा। अगर सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अवेलेबल हैं तो एक्सट्रीम केयर चाहिए ताकि चेंजेस एक्यूमुलेट हो सकें। लार्ज पॉपुलेशन जो यूजफुल या प्लीजिंग वेरिएशंस हैं वो कभी कभी ही दिखते हैं। अगर ज़्यादा इंडिविजुअल्स रखे जाएं तो ऐसे रेयर वेरिएशंस दिखने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मार्शल ने यॉर्कशायर के शीप के बारे में लिखा है कि वहाँ शीप मोस्टली पुअर लोगों के पास छोटी छोटी ग्रुप्स में हैं। इस वजह से उनमें इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। नर्सरी मैन जो एक ही प्लांट के लार्ज स्टॉक्स उगाते हैं उनका नया और वैल्यूएबल वेराइटीज़ बनाने में सक्सेस रेट शौकीनों से ज़्यादा होता है। फेवरेबल इन्वायरमेंट यानी अनुकूल वातावरण, अगर किसी स्पीसीज को एक कंट्री में सर्वाइव करना है तो वहाँ की लाइफ कंडीशंस उसके लिए फेवरेबल होनी चाहिए। अगर किसी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स बहुत कम हैं तो सिलेक्शन प्रॉपरली काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल, अगर किसी स्पीसीज के सभी इंडिविजुअल्स को ब्रीड करने दिया जाए बिना किसी सिलेक्शन के तो उस स्पीसीज में कोई स्पेशल इंप्रूवमेंट नहीं होगा। हाईली यूजफुल टू मैन, मनुष्य के लिए अत्यधिक उपयोगी होना, जो स्पीसीज मनुष्य के लिए ज़्यादा यूजफुल या वैल्यूएबल होती हैं उसमें सिलेक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जितना ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा उतना ही सिलेक्शन का इफेक्ट पावरफुल होगा। अगर ध्यान न दिया जाए तो कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। मैंने एक जगह पढ़ा था कि ये कितना अच्छा कोइंसिडेंस था कि जब गार्डनर्स ने स्ट्रॉबेरी पर ध्यान देना शुरू किया तभी उसमें नए वेरिएशंस दिखने लगे। लेकिन सच ये है कि जब से स्ट्रॉबेरीज उगाई जा रही थी तब से उसमें छोटी मोटी वेरिएशंस होती रही होंगी, लेकिन उन्हें इग्नोर कर दिया गया था। जब गार्डनर्स ने उन प्लांट्स को सिलेक्ट करना शुरू किया जिसमें फ्रूट्स थोड़े बड़े, जल्दी पकने वाले या बेहतर क्वालिटी के थे और उनके सीड से नए प्लांट्स उगाए, तब नए और बेहतरीन वैरायटीज डेवलप होने लगी। कुछ और अलग स्पीसीज के क्रॉसिंग की मदद से पिछले 30-40 सालों में स्ट्रॉबेरी की काफ़ी अच्छी वैरायटीज तैयार हो गई हैं। जिन एनिमल्स में अलग अलग सेक्सेस, अलग अलग लिंग होते हैं उनमें क्रॉस ब्रीडिंग को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट होता है ताकि नए रेसेस डेवलप हो सके। अगर किसी कंट्री में ऑलरेडी कई रेसेस मौजूद हैं तो सिलेक्शन का सक्सेस डिपेंड करता है कि उनको एक दूसरे से कैसे अलग रखा जाए। इसमें लैंड इनक्लोजर, जमीन को घेर कर रखना एक बड़ा रोल निभाता है। जहाँ खुले मैदान होते हैं या जंगल में घूमने वाले लोग होते हैं वहाँ एक स्पीसीज की सिर्फ एक ही ब्रीड मिलती है। पिजन्स एक बार पेयर बनाने के बाद लाइफ टाइम उसी मेट के साथ रहते हैं, उसी साथी के साथ। यही वजह है कि पिजन ब्रीडर्स अलग अलग ब्रीड्स को एक ही
पिंजरे में रख सकते हैं बिना उनके मिक्स होने का रिस्क लिए। इस वजह से नए ब्रीड्स डेवलप करना और पुरानी ब्रीड्स को मेंटेन करना आसान होता है। कैट्स रात को घूमती हैं और उनका मेटिंग कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इस वजह से एक डिस्टिंक्ट कैट ब्रीड का स्टेबल रहना डिफिकल्ट हो जाता है। जो भी स्पेशल कैट ब्रीड्स मिलती हैं वो मोस्टली इंपोर्टेड होती हैं, ज़्यादातर आइलैंड से। कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स नेचुरली कम वेरी होते हैं, लेकिन जो ब्रीड्स डेवलप नहीं हो पाई वो सिर्फ इस वजह से नहीं हुई कि उनमें वेरिएशन नहीं था, बल्कि सिलेक्शन पे ध्यान नहीं दिया गया। एग्जाम्पल, गधे मोस्टली गरीब लोग रखते हैं और उनकी ब्रीडिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता। इस वजह से उनकी डिस्टिंक्ट ब्रीड्स डेवलप नहीं हो सकी। पिकॉक्स को पालना मुश्किल होता है और ज़्यादा बड़ा स्टॉक नहीं रखा जाता। इस वजह से नए ब्रीड्स डेवलप नहीं हो पाते। गीज यानी हंस सिर्फ मांस और पंख के लिए यूजफुल होते हैं। इस वजह से उनकी अलग ब्रीड्स डेवलप करने की ज़रूरत नहीं समझी गई। लाइफ कंडीशंस यानी जीवन की परिस्थितियां एक स्पीसीज के रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन प्रणाली को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, जिससे वेरिएबिलिटी यानी भिन्नता आती है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि हर स्पीसीज में हमेशा वेरिएशन हो। वेरिएबिलिटी का इफेक्ट इनहेरिटेंस और रिवर्जन के बेसिस पे मॉडिफाई होता है। वेरिएबिलिटी काफ़ी अननोन यानी अज्ञात लॉज नियमों से गवर्न होती है, जिसमें कोरिलेशन ऑफ ग्रोथ विकास का आपसी संबंध एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ वेरिएशंस डायरेक्ट लाइफ कंडीशंस के इफेक्ट से आते हैं, कुछ यूज और डिसयूज यानी उपयोग और अनुपयोग की वजह से होते हैं। ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स एक जटिल रिजल्ट देते हैं। कई केसेस में डिफरेंट स्पीसीज का इंटरक्रॉसिंग डोमेस्टिक ब्रीड्स के ओरिजिन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एक बार अगर एक जगह पे डोमेस्टिक ब्रीड्स इस्टेब्लिश हो जाए तो उनका ओकेजनल इंटरक्रॉसिंग नए सब ब्रीड्स का डेवलपमेंट फास्ट कर देता है। लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग की इंपॉर्टेंस कुछ केसेस में ओवर एस्टिमेटेड है। अगर एक प्लांट सिर्फ कटिंग या बर्ड से ग्रो होता है, कलम या कली से, तो क्रॉस ब्रीडिंग का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर प्लांट सीड से ग्रो हो रहा है तो क्रॉस ब्रीडिंग इतनी ज़रूरी नहीं है। हाइब्रिड प्लांट्स और मॉन्ग्रेल्स यानी मिश्रित प्रजातियां काफ़ी वेरिएबल होती हैं और हाइब्रिड्स के स्टेराइल होने का भी रिस्क होता है। इस वजह से प्लांट्स जो सीड से ग्रो होते हैं उनमें क्रॉस ब्रीडिंग का इफेक्ट कम पड़ता है। जितने भी चेंजेस और वेरिएबिलिटी के फैक्टर्स हैं उन सबसे ज़्यादा पावरफुल सिलेक्शन यानी चयन का इफेक्ट होता है। सिलेक्शन दो तरीके से काम करता है। पहला मेथोडिकल सिलेक्शन यानी योजनाबद्ध चयन जो कॉन्शियस और जल्दी होता है। दूसरा अनकॉन्शियस सिलेक्शन जो धीरे धीरे लेकिन एफिशिएंट होता है। आखिर में जितने भी चेंजेस डोमेस्टिक ब्रीड्स में आते हैं उन सब के पीछे सिलेक्शन का एक्यूमुलेटिव यानी संग्रहित इफेक्ट होता है। सिलेक्शन ही एक प्राइमरी फोर्स है जो नए डोमेस्टिक ब्रीड्स का विकास करता है। आगे 3 और हिस्सों में हम इस बुक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है